Hello and welcome to the Law Prep tutorial. So, in this session, we are going to start discussion on क्लैट एक्सप्रेस ऑफ मार्च मंथ। जी हाँ, ऑलरेडी मार्च मंथ की जो क्लैट एक्सप्रेस है वो पोर्टल पर अपलोडेड है और वेरी सून आप सब तक पहुंच भी जाएगी हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में, जिसने भी हमारा सब्सक्राइब कर रखा है या वो पार्ट ऑफ एलपीटी है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मार्च मंथ की क्लैट एक्सप्रेस को डिटेल में डिस्कशन करें ताकि एक एक पर्टिकुलर पार्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैसे कवर अप करने हैं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, इफ सम इश्यूज देयर व्हिच इज नॉट क्लियर कि भाई क्लियर नहीं हो पा रहा है ये टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है, तो वी विल डिस्कस ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एज यूजुअली इंटरनेशनल सेक्शन। सबसे पहले इंटरनेशनल की बात करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा रिमेनिंग सेक्शंस की बात करेंगे। तो मार्च मंथ की क्लैट एक्सप्रेस का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया ईयू रिलेशंस, है ना। ईयू की जो हेड है, यूरोपियन कमीशन की जो हमारी हेड है, वो इंडिया आई थी रिसेंटली, उन्होंने कुछ की इश्यूज पर बात की। तो वो की इश्यूज के साथ साथ में वी नीड टू डिस्कस स्टैटिक फैक्ट जो पास्ट से रिलेट करता है इंडिया और ईयू के रिगार्डिंग, और ईयू के बारे में भी चीजें हमको पता करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें आपको पहले आपको न्यूज से कवर अप करनी है। तो यूरोपियन कमीशन की जो हेड है उनका नाम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हेड कौन है ना। यूरोपियन कमीशन की जो हेड है या प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर, है ना, वो नेम आपको याद रखना है। ये आई थी इंडिया रिसेंटली। अब उन्होंने किस चीज पर डिस्कशन किया, तो उनका डिस्कशन का जो मेन टॉपिक था वो था ईयू का कार्बन टैक्स। तो हमको ये जानना है कि ईयू का कार्बन टैक्स क्या है, देन वी विल डिस्कस थिंग्स रिगार्डिंग द इंडिया ईयू रिलेशन या फिर हमारा रिमेनिंग पार्टी पार्ट की ईयू कब बना है एंड ऑल इस तरह की थिंग्स। तो एक्चुअल जो कार्बन टैक्स है उसका ये नेम है, ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो ये हमको अच्छे से कवर अप करना है। अब होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है हम ये देख लेते हैं। कि इमेजिन करो कि इंडिया से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉल्ड ए वो ईयू की किसी भी कंट्री के अंदर गया, है ना। ईयू के जो हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उसमें हमने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल किया, है ना, यहाँ से मैन्युफैक्चर करके वहां हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब क्योंकि ये ईयू कंट्रीज थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंट नॉर्म्स बना रखे हैं कि भाई आप जो भी चीज मैन्युफैक्चर करोगे वो बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर वो डोमेस्टिकली हमारा प्रोड्यूस हो रही है तो ये तो अच्छी बात है बिकॉज हमने पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल साइन कर रखा है। हमको क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है, तो उन्होंने खूब सारे एफर्ट किए बिकॉज इनका टारगेट है कि बाय 2030 या 2035 मैक्सिमम बाय 2050, है ना, वी विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ऑल इस तरह की थिंग्स उन्होंने कर रखी है। तो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया है, स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑल सब बनाया, तो ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारा। लेकिन अगर इंडिया से कोई वन ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, इनकी कंट्रीज के अंदर आ रहा है, तो इंडिया का टारगेट है लाइक नेट जीरो बाय 2070, राइट। कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे बट अभी नहीं करेंगे, 2070 तक करेंगे। तो स्टिल वी हैव ना रिमेनिंग टाइम जो है वो बहुत सारा हमारे पास अवेलेबल है। तो इन दैट सिनेरियो इतने हमारे जो लॉज है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के जो लॉज है वो भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ लिखे हैं लेकिन प्रैक्टिकल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। फाइन है तो बहुत ही माइन्यूट सा फाइन है, उसके ऊपर कोई फर्क खास पड़ता नहीं है हमारा। सो इन दैट सिनेरियो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स है वो थोड़े लेस स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू द ईयू कंट्रीज। तो हमने कोई चीज बनाया जिसमें हमने मान लो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, स्टील फॉर एन एग्जाम्पल, या रबर प्रोड्यूस किया, तो रबर जो है वो प्लांटेशन एंड ऑल उसके थ्रू आएगा तो आपको डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल करना पड़ेगा। या स्टील मैन्युफैक्चर किया तो उसमें आप बहुत सारा ऑब्वियसली इमिशन एंड ऑल कर रहे हो, कोल वगैरह को यूज ले रहे हो, और वो सारा प्रोडक्ट जा रहा है हमारा यूरोपियन यूनियन में। कंज्यूम कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कर रही है। तो ईयू का ये कहना है कि देखो हम अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रेगुलेशंस के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू वी वांट टू अचीव दोज एनवायरमेंट टारगेट, और हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज है वो रिड्यूस हो। लेकिन आपके यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है बहुत सारा, बिकॉज हम देखें इंडिया और ईयू कंट्रीज में, तो ईयू के साथ में हमारा ट्रेड जो है वो टॉप 3 के अंदर आता है। हम बहुत सारा ट्रेड इनके साथ करते हैं और फ्यू कंट्रीज के साथ हम ट्रेड सरप्लस में, मतलब हम प्रोडक्ट ज्यादा वहां बेचते हैं कंपेयर टू द इम्पोर्ट्स, है ना, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयू कंट्री। तो इन दैट सिनेरियो उनका कोई आपके यहाँ से बहुत सारा अगर प्रोडक्ट आ रहा है ना, नॉट ओनली इंडिया, अदर पर्टिकुलर कंट्री से भी, तो हम कंज्यूम तो आपका प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इन ईयू कंट्री बहुत सारे नॉर्म्स टैक्सेशन की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू हाई हो जाती है कि पहले वो 100 रुपीज का था लेकिन आपने न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ले गया, नॉर्म्स लेकर आए, टैक्स लेकर आए, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस फाइन ज्यादा लगाया, तो उस वजह से प्रोडक्ट की जो रेंज है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, 120 130 150 समथिंग चला गया। बिकॉज अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज लोगे, इको फ्रेंडली बनाओगे, तो प्रोडक्ट थोड़ा तो कॉस्टली आएगा ही आएगा। वेयर एज इंडिया लाइक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री से क्या होगा कि यहाँ इन्वायरमेंट नॉर्म्स इतने स्ट्रिकर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फॉलो करो नहीं करो तो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, राइट। कोल अगर आप यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस द स्टील कंपेयर टू द इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी,
तो इन दैट सिनेरियो कॉस्टिंग इतनी नहीं रहेगी, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो ईयू के अंदर, कंट्री के अंदर, है ना, इंपोर्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो वहां तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए वो एक तरह का थ्रेट हो गया। ऑलरेडी इन्वायरमेंट को लॉस हुआ, वो तो हुआ कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट, लेकिन कोई और कंट्री है जो इतना कंसर्न है ही नहीं इन्वायरमेंट को लेकर के, है भी तो उनका हम तो करेंगे 2070 तक, अभी हमारे पास इनफ टाइम अवेलेबल है। सेकेंडरी थिंग जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक थ्रेट हो जाएगा कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डोमेस्टिकली वो बहुत ज्यादा अप चला रहेगा, और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है इन देयर कंट्री, वो पर्टिकुलर थिंग का प्रोडक्ट हमारा जो है वो डाउन रहेगा, और वैल्यू जो है डाउन रहेगी। तो इसलिए उन्होंने बैलेंस किया, बैलेंस करके क्या कहा, हम इम्पोज कर रहे हैं एक न्यू पर्टिकुलर टैक्स, नाम रखा ईयू बॉर्डर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कि इमेजिन करो कि इस तरह कुछ पार्ट हुआ, आपने जो भी प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से कोई भी इन्वायरमेंट एमिशन वगैरह हुआ है, तो वी विल चार्ज सर्टेन परसेंटेज, कोई टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उस ओरिजिनेटिंग कंट्री को पे करना पड़ेगा अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूम होता है एनी पर्टिकुलर कंट्री ऑफ द यू के थ्रू। कि मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो 5% का है फॉर एग्जाम्पल, है ना, लेकिन लगा कि आपने जो इमेजिन किया है वो एक सर्टेन परसेंटेज की अगर इक्विवेलेंट करने की ट्रैक करें तो 5% मोर लगेगा, तो वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ईयू कंट्रीज लगाएगी रेस्पेक्टिवली। अभी फोकस में कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड सीमेंट जैसे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जहां पर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है, बिकॉज आप ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, फर्नेसेस को यूज कर रहे हो, कोल को यूज कर रहे हो, तो दे विल इक्वलेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वैल्यू। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर वो प्रोडक्ट मान लो 100 रुपीज में सेल हो रहा था, हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट किया हुआ या वहां पर इंपोर्ट किया हुआ, तो उनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर आ जाएगा या उससे थोड़ा स्लाइटली हायर रहेगा, सो दैट दे कैन प्रायोरिटाइज देयर ओन प्रोडक्ट। तो ये जो चीज है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपसे चार्ज करेंगे, आपको देना कंपलसरी है, आप इस पर्टिकुलर टैक्स को अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री को भी दे सकते हो। मतलब अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, इंडिया को दे दो उस पर्टिकुलर वैल्यू को, फिर आप यूज करना फॉर द एनवायरमेंट बेटरमेंट, लेकिन कंपलसरी नहीं कि आप हमको ही दो। अगर आप हमको दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। द मेन मोटिव इज कि एक तो कार्बन रिडक्शन के लिए जो आपने प्रोमिस कर रखे उसको कंट्री सीरियस ले। हाँ ठीक है, प्रॉमिस कर दिया 2070 तक करेंगे, वो एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट्स आ रही है कि कोल प्रोडक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज, और दूसरा अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी उनको प्रोटेक्ट करना है कि एज वी आर यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड ऑल, तो आप के उस कंप्लायंस की वजह से हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को थ्रेट क्यों दे। दिस इज वाई उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है इन वन ऑफ द ईयू कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर, तो इन दैट सिनेरियो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक अच्छा पार्ट है, लेकिन हाँ आजकल क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हमारा इन्वायरमेंट है, अब धीरे धीरे वो भी रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू ट्रम्प एंड ऑल, तो उनके लिए एक थ्रेट भी था। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या दिया, टाइम फ्रेम दिया कि इमीडिएटली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वी विल गिव यू टाइम, और टाइम देकर के फिर उसको 2026 में अप्लाई करेंगे। कब करेंगे, 2026 तक। कि इसलिए आप इस पर्टिकुलर टाइम पर 2024 में इसको अनाउंस किया था कि विद 2-3 पर्टिकुलर ईयर्स आप क्या करो, इसको रूल्स को अपने एज पर द ईयू नॉर्म्स कर दो, या न्यू टेक्नोलॉजी ले आओ, या कोई रिप्लेसमेंट ढूंढो अपनी सप्लाई चेन में, सो दैट आप भी इफेक्टिवली अपने उसके एडवर्स इंपैक्ट्स को, इस पर्टिकुलर जो भी आपको फाइनेंशियल एडवर्स इंपैक्ट आएंगे उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये टाइम फ्रेम दिया है, इसको लेकर के डिस्कशन करने अभी वो इंडिया आई थी, बिकॉज इंडिया ने भी कहा कि ये चीज सही नहीं है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट है एंड ऑल। तो हमने कहा कि नहीं भैया, इसको चीज को करना पड़ेगा आपको कंपल्सरीली है। तो ये वो रीजंस है ना, कि क्यों ऐसा किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है ना, वो चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इंडिया यू के रिलेशंस के बारे में, जो पास्ट के हमारे जो स्टैटिक फैक्ट है ना इंडिया यू के रिगार्डिंग, वो चीजें आपको इसके साथ में कवर अप करनी है। तो फर्स्ट इंडिया यू समिट कहाँ हुआ था, लिस्बन के अंदर हुआ था, ये याद रखना है, इन द ईयर 2000, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हमने इंडिया यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप जो है वो कब साइन किया था फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, वो 2020 में साइन किया था, और वो रोड मैप अभी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके 5 ईयर का स्पान कंप्लीट हो गया। वो नेक्स्ट पर्टिकुलर हमारे पीरियड के लिए जो भी रहेगा हमको 2025 में पता चल जाएगा, वी विल एक्सटेंड दैट फॉर द रिमेनिंग पर्टिकुलर पार्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ट्रेड वाला पार्ट आता है विद एनी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन। तो ईयू जो है हमारा इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन गुड्स, है ना, प्रोडक्ट्स में हमारा जो पार्ट है उसमें सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं करें, पूरा रीजन भी काउंट करें, तो गुड्स में सबसे बड़ा ये ट्रेडिंग पार्टनर है। ये बायलैटरल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में दे रखा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बननी तो आपको वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो यहाँ पे, इनके थ्रू कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो आपको इंडिया के इंपोर्ट से ग्रेटर दिख रहा है। इट मींस वी आर इन ट्रेड सरप्लस इन टर्म्स ऑफ गुड्स विद यू। और सर्विसेज के केस में भी आप देखोगे तो सर्विस हम कम जो है हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं
एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो वंस अगेन हम ट्रेड सरप्लस में है इन केस ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। तो ये वैल्यू और इसका जो कंक्लूजन है वो आपको लर्न करना है। जो अमाउंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, वो आप स्किप कर सकते हो। फिर कह रहा है ईयू इज द सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट आफ्टर द यूएसए, है ना। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं, यूएसए को करते हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं, ईयू को करते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम एफडीआई की बात करें तो लास्ट जो हमारा पर्टिकुलर 24 ईयर्स है उसके स्पान में आप देखोगे तो यू का एफडीआई इन इंडिया वो काफी ज्यादा है। हमने तो बहुत कम वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी अमाउंट ज्यादा है, तो आपको ये लर्न करना है। इसके अलावा वी आर डिस्कसिंग अ ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम डिस्कस कर रहे हैं इनके साथ में, जिसका नाम है बीटीआर, यानी कि इंडिया यू ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये अंडर नेगोशिएशन है ना, अभी तक उसको साइन नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ 25 या 26 की स्टार्टिंग में हम उसको नेगोशिएट कर देंगे। तो ये आपको नेम याद रखना है बीटीआर, और उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर दो तीन चीजें और मेंशन कर रखी है। ग्रीन हाउस के लिए भी वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहेगा जिसमें देयर इज अ बॉडी कॉल्ड इंडिया यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो डिस्कस करती है हाउ वी कैन यूज द स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी क्लीन इन्वायरमेंट के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे शेयर करेंगे, और सेमीकंडक्टर के लिए हम R&D में कैसे कोलैबोरेट करेंगे। दीज काइंड ऑफ थिंग्स हमारा इस साइंस के अंदर रहेगा। तो वो छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको कवर अप करना है, ज्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट आपको इसमें नहीं है। फिर रहेगा बात हमारा ये प्रोबा 3 का, आई थिंक सो दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 का रेफरेंस दे रखा है कि ईयू ने एक ऐसा पर्टिकुलर मिशन हमारा डिजाइन किया है जो कि एक आर्टिफिशियल टोटल इक्लिप्स बनाएगा, है ना, जिसको आप कहते हैं सूर्य ग्रहण, राइट। जिसमें वन ऑफ द पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है सन को कवर कर लेगा, ओनली सन का जो आउटर रिंग है जिसको हम कोरोना कहते हैं वो विजिबल रहेगा, एंड उस आउटर रिंग को सेकंड जो हमारा रहेगा एक इक्विपमेंट वो ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि नॉर्मली जो टोटल इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू मिनट्स तक होता है, तो इतनी जल्दी उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इस तरह का मिशन बनाया है जिसमें दो पर्टिकुलर मिशन इक्विपमेंट जाएंगे। जैसे अभी हमारा स्पेडएक्स वाला था, तो एक करेगा सन को कवर, और उसका जो आउटर रिंग जो शो होगा उसको वो दूसरा पर्टिकुलर इक्विपमेंट ऑब्जर्व करेगा, अपनी साइंटिफिक स्टडी करेगा। उसका नाम रखा है प्रोबा 3। ये अभी लॉन्च इसरो ने किया था, डेवलप इसको किसने किया था, ईयू ने, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर ईयू कब बना है, नॉल वाला पॉइंट है, तो ईयू कब बना ये सब दे रखा है ना। इनिशियली कितनी कंट्रीज थी, कौन सी कंट्री के थ्रू ऑफिशियली फॉर्म हुआ, अभी कितनी कंट्रीज है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना, शेंगेन एग्रीमेंट वगैरह क्या होता है, शेंगेन एरिया क्या है ना। यू की जो स्मॉलेस्ट कंट्री है, यू का जो हमारा लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन में टॉप एंड ऑल, वो सब इसमें दे रखा है। तो जो नॉर्मल फैक्ट रहता है जो क्लैट हमसे पूछता है वो इसमें है। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में इंडिया मॉरिशस रिलेशन। रिसेंटली क्या था, मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे था, तो मोदी जी जो है वो मॉरिशस गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ चीजें डिस्कस वगैरह की, और उसमें से कुछ की आउटकम जो मिले हमको वो हमको कवर अप करना है। हम मॉरिशस को लेकर के चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना इस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो इसका स्टैटिक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और करंट में जो डील साइन की है, एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू एंड ऑल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की फॉर्म में इनहेंस कर दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स कि अब आप सिर्फ ट्रेड रिलेटेड चीजें डिस्कस नहीं करोगे, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइंस, इन ब्रॉड बेस्ड आपका जो है डिस्कशन रहेगा विद दैट रेस्पेक्टिव कंट्री। तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये बायलैटरल डिस्कशन से अब एलिवेट हो गया, तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, भी हमने साइन कर दिया। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ दिसंबर या जैन में, जब स्विट्जरलैंड का वो क्राइसिस हुआ था। डबल टैक्सेशन मतलब एक चीज आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो उसका टैक्स दे रहे हो, फिर जहां पर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पर भी टैक्स दे रहे हो, राइट। सिमिलरली वहां से जो अर्निंग किया वहां पर आप टैक्स दे रहे हो, और वापस से जब अर्निंग यहाँ लेकर आए तो उसको भी टैक्स दे रहे हो। तो ये डबल टैक्सेशन होता है ना। सिमिलरली अगर वहां से कुछ आएगा तो इस तरह से वर्क करेगा। तो हमने वो अवॉइड करने के लिए कि इस तरह का डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़े, तो एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड पता होना चाहिए। दादा नहीं पूछेगा कि किस किस कंट्री के साथ आपने इस तरह के एग्रीमेंट साइन किए, वो इम्पैक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है महासागर विजन। एक था सागर विजन,
है ना, इंडिया के जो रीजन है हमारा इंडियन ओशन वाला, उसमें जो नेबर्स है उनके साथ किस तरह के रिलेशंस रहेंगे उनके ऊपर, ये महासागर विजन है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। ये सागर पे बिल्ट है लेकिन और ब्रॉडर पर्टिकुलर रीजन को कवर अप करता है ना। जो सागर है वो ओनली इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर जो कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उन पर ज्यादा फोकस करता है। ये हमारा और इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। ये नया इनिशिएटिव और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में, डिसाइड की यहाँ पर इंडिया एक बना रहा है आइलैंड के ऊपर रनवे एंड जेटी एंड ऑल, है ना। तो वो अब इंडिया भी यूज करेगा फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस भी रहेगा, है ना। जो आइलैंड्स है, मल्टीपल आइलैंड्स, क्योंकि आइलैंड कंट्री के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर देयर, तो उसमें से इस आइलैंड में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और उसको वो इन अपकमिंग टाइम पीरियड, अभी नहीं, अपकमिंग टाइम पीरियड के लिए रनवे की फॉर्म में मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकता है या रिफिलिंग के लिए यूज कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग सम पोर्ट्स इन द इंडियन ओशन रीजन, है ना। जैसे कराची वाला पार्ट है हमारा पाकिस्तान में, या फिर हमारे श्रीलंका के अंदर देखे तो हमन टोटा है ना। तो इस तरह की थिंग्स इफ यू सी, तो इस पूरे इंटायर रीजन के अंदर काउंटरिंग चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्मी तो है ही है बट नेवल प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी और कंट्री में अगर हमारा नेवल बेस होगा या रिफ्यूलिंग अवेलेबल रहेगा या हमारे फोर्सेस वहां पर रहेंगे एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो ये आपको आइलैंड याद रखना है इन मॉरिशस, ये हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने कहा कि ठीक है हम वी विल सपोर्ट मॉरिशस ऑल्सो। चेगोस जो हमारा आइलैंड का ग्रुप्स है उनकी रिगार्डिंग बात कर रहा है। ये चेगोस कभी ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर कॉलोनीज थे, तो उसमें से कुछ एरिया वो अपना ऑक्यूपाई करके रखते थे और उसमें से एक पार्ट चेगोस था। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही अराउंड सितंबर अक्टूबर में एक न्यूज था कि ब्रिटेन एग्रीड टू हैंड ओवर द इंटायर चेगो आइलैंड ग्रुप टू मॉरिशस। लेकिन एक पर्टिकुलर जो उसका आइलैंड है जो यूएस यूज कर रहा है, यूएस को लीज पे दिया उसने, ड्यूको ग्रासिया, वो उसके पास ही रहेगा फॉर 99 ईयर्स और 99 ईयर्स लीज, है ना। ऐसा न्यूज था। तो ये याद रखना है कि ये चेगोस जो है वो कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है, किसका रूल एंड ऑल है, वो हमने पहले भी कवर किया है। फिर डेवलपमेंट सपोर्ट की बात करें तो हमने फर्स्ट एवर रुपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन दिया है। किसको दिया है? मॉरिशस को दिया है। किस पर्पस के लिए दिया है? जैसे पुलिस एकेडमी बनेगा, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर बनेगा। इसके अलावा मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये इनॉग्रेट किया अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन। ये इसके लिए हमने रुपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड किया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इंडिया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेगा एज अ गिफ्ट फ्रॉम द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अफगानिस्तान के अंदर भी डेवलप्ड देयर पार्लियामेंट, राइट। तो यहाँ भी हम ये चीज कर रहे हैं। और मल्टीपल बॉडीज के अंदर इंडिया एंड मॉरिशस आर पार्ट, जैसे हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है या इंडियन ओशन जो हमारा रीजन रिम एसोसिएशन है ना, उसमें हम पार्ट है। तो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, कवर्ड की है कि बॉडी कब बना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हेडक्वार्टर कहाँ है, वो चीज आपको क्विक रिवाइज करनी है। और ये इसके इंडिया और मॉरिशस के स्टैटिक रिलेशंस हो गए, मतलब कब से रिलेशनशिप, टेन्योर एंड ऑल, डिस्कशन, ट्रेड वगैरह स्टार्ट होता है, वो सब इसमें मेंशन है, वो आपको उसको कवर अप करना है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, दैट इज टॉपिक नंबर 3 जो है हमारे पास, वो है इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन। अब ज्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अब क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह का न्यूजीलैंड के साथ कोई डिस्कशन हुआ है और हमने एक डिफेंस कॉर्पोरेशन पैक्ट साइन किया है, तो न्यूजीलैंड इज इंपॉर्टेंट। और न्यूजीलैंड अभी ईयर की स्टार्टिंग में भी न्यूज में था ड्यू टू देयर ओन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो हमने दोनों को क्लब करके टॉपिक फॉर्म कर दिया सो दैट यू कैन कवर थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इंडिया ने ये याद रखना आपको कि डिफेंस कॉर्पोरेशन पैक्ट साइन किया विद न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड जो है एक अलायंस है जिसका नाम है फाइव आइज इंटेलिजेंस, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है जिसका कनाडा भी पार्ट है, राइट। तो इसी क्लाइड एक्सप्रेस में कनाडा इज आल्सो इज देयर, है ना, इन न्यूज। तो वो भी हमको कवर करना है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये कब साइन हुआ? जब अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो है वो हमारे आए थे, है ना, मोदी जी मिले थे इनसे और बहुत कुछ चीजें इनको इन्होंने डिस्कस की थी। तो वो पॉइंटर्स हमको यहाँ पे कवर अप करना है, ज्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको न्यू पॉइंट्स को कवर करना है। ओल्ड में आपको थोड़ा स्टैटिक पार्ट इसका कम मिलेगा इंडिया और न्यूजीलैंड के रेस्पेक्ट में। तो जॉइंट स्टेटमेंट क्या साइन किया है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि भैया मिलिट्री कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड न्यू नहीं है, पास्ट में भी हमारे रिलेशंस काफी अच्छे रहे। तो उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि भैया आपका जो आईएनएस तारिणी था, है ना, वो हमारे यहाँ पोर्ट पर आया था। आपको पता होगा नाविक परिक्रमा करके एक पर्टिकुलर हमारा इनिशिएटिव है जिसमें 2 Navy officers are simply mapping the entire earth using the along the circumference, right? तो अभी वो 2-3 दिन पहले न्यूज में भी था कि उनका जो लास्ट डेस्टिनेशन था
वो अफ्रीका के अंदर वो पहुंच चुके हैं, अब वापस इंडिया आने वाले हैं। तो वो पूरा अर्थ को जो है हमारा थ्रू द 3 ओशंस कवर करके आते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें ये मेंशन किया उन्होंने कि दिसंबर 2024 के अंदर आपका तारिणी जो है हमारे इस पोर्ट पर आया था। तो पोर्ट का नाम याद रख लेना, जो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट है, इन्होंने कहा कि वी विल इंश्योर कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है फ्री, ओपन एंड सिक्योर रहे, एक्सेसिबल फॉर ऑल रहे, है ना। ये हमारा टैगलाइन है फॉर द इंडियन ओशन रीजन, या इंटायर जो ओशन पार्ट है जहाँ पर इंटरनेशनल कंट्रोल है। नो वन कैन क्लेम कि भैया ये वाला पार्ट हमारा है ना, बियॉन्ड द इकोनॉमिक जोन्स एंड ऑल। तो ये चीज रीट्रेड किया है यहाँ पर उन्होंने। सिक्योरिटी कोलैबोरेशन में क्या किया है इन्होंने, एमओयू साइन किया है डिफेंस को लेकर के। अब क्या चीज करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो तो नहीं अनाउंस किया, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली उनके पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो हमको देंगे, और हम अपनी टेक्नोलॉजी ज्यादा उनको देंगे, बिकॉज डिफेंस इंफ्रा के अंदर वी आर बेटर देन देम, है ना, ये तो हमको पता ही है। फिर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दे सेड कि इस तरह के जो अटैक्स वगैरह हुए थे क्राइस्ट चर्च और मुंबई के, उन्होंने उसको दे आर ऑन द सेम पेज, ये शो करने के लिए दोनों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि इस तरह की थिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। तो न्यू में थोड़ा सा चीजें कम है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हमको अच्छे से कवर करनी है। फिर क्या कहा ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, इंडियन कीवीज जो है वहां पर थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। ये शो करता है कि हाउ इंडियंस आर इंपॉर्टेंट फॉर देम पॉलिटिकली ऑल्सो, बिकॉज इंडियन कीवीज जो है न्यूजीलैंड में हमारा बॉर्न हुआ, लेकिन इंडिया का कनेक्शन है, वो पॉलिटिकली काफी इफेक्ट करता है। और ट्रेड कितना रहा, तो ज्यादा ट्रेड है नहीं, 1.75 बिलियन का है। तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, चांसेस थोड़े से कम ज्यादा लगते हैं। इंडिया ने ज्वाइन कर दिया है, न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया है इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स। तो ये आपको याद रखना है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। पास्ट रिलेशन को देखें तो ज्यादा चीजें कवर नहीं करनी है, ये अबाउट द न्यूजीलैंड फैक्ट ये कवर कर लेना। पास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो करंट से भी रिलेटेड है हमारा। एक ट्रीटी हुआ था हमारा 1840 के अंदर, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो इंडियंस इन्वॉल्व नहीं थे, ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे इसके अंदर, और वहां एक ट्राइब रहती है, आज भी रहती है न्यूजीलैंड, जिसको माओरी कहते हैं। तो माओरी वॉज इंडिजिनियस पर्सन टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में रहने वाले इंडिजिनियस पर्सन थे। तो आपने वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना होगा, एक वो क्राइसिस हुआ था, आई थिंक सो किसी क्लैड एक्सप्रेस में भी आया था, कि एक पर्सन था, है ना, जेम्स कुक नाम का, वो घूमता घूमता ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है ऑल, है ना। न्यू कैलेडोनिया का जो टॉपिक था लास्ट ईयर उस टाइम भी आया था। तो वही जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड को भी हमारा डिस्कवर किया था। तो कहा भाई ये तो लैंड अच्छी लग रही है। अब वहाँ ट्राइब्स रहती थी, इंडिजिनियस कोई जानता था नहीं, तो उन्हीं की लैंड थी। फिर बाद में वहां ये ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी इस लैंड को यूज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट डाउन करेंगे, बट लैंड राइट्स जो है आपके रहेंगे, हम आपको आपकी ओनरशिप रहेगी एंड ऑल, इस तरह का पार्ट रहेगा। तो ऐसी ट्रीटी साइन की। रिसेंटली क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में उस ट्रीटी के एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने की बात हुई, कि भाई इस तरह से कैसे लैंड राइट्स एंड ऑल नहीं, हमारे यहाँ पर जो थे ना ट्राइब्स की लैंड राइट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। तो वो जो माओरी ट्राइब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ का एथनिक ग्रुप है और यही रह रहा है कंटिन्यूसली, वहां पर वहां के कुछ लोग जो है उनका रिप्रेजेंटेशन इन देयर पार्लियामेंट भी है, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में था वो ये थी, वहां की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है न्यूजीलैंड की। तो आपको नेम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक डांस परफॉर्म किया था जिसका नाम है हक्का डांस। ये वहां का एक एग्रेसिव डांस फॉर्म है, वॉर क्राई कह सकते हो, तरह का अलग अलग फॉर्मेट में रहता है। कोई वॉर सिचुएशन के केस में होता है, या अपने आप को एक्सप्रेस करना हो, लगता है कि यू आर इन एंगर, तो वो चीज शो करनी है। कोई अच्छी चीज के अंदर भी दे परफॉर्म हका इन डिफरेंट स्टाइल। तो वो डांस उन्होंने परफॉर्म किया था इन न्यूजीलैंड पार्लियामेंट, और फिर उस बिल को फाड़ दिया था, है ना, कि ये चीज नहीं पॉसिबल हो सकती, हाउ यू कैन अटैक आवर ओन सोलिडिटी एंड ऑल, इस तरह की थिंग्स की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये इस टॉपिक का पार्ट है हमारा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आई थिंक सो कनाडा से रिलेटेड वाला पार्ट है। कनाडा के अंदर एक नए पीएम अपॉइंट हो चुके हैं, बिकॉज हम सब अवेयर हैं कि प्रीवियस जो पीएम थे वो रिजाइन दे चुके थे फ्रॉम द पोस्ट, और उन्होंने कहा था जब तक नेक्स्ट नहीं आ रहा था मैं इस पोस्ट पर कंटिन्यू रहूंगा, और पार्टी की लीडरशिप से भी वो रिजाइन दे चुके थे। तो न्यू पीएम का नेम याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, है ना। बाश का क्राइसिस तो हमको पता है, खालिस्तान एंड ऑल इशू था। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी था उनके अगेंस्ट कि भैया आपको पोस्ट वेकेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने यहाँ के कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके अगेंस्ट वर्क किया, और जो इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं पॉलिटिकल इतना बेनिफिट नहीं है आपके, हमारी पार्टी के जो कंजर्वेटिव सपोर्टर्स थे वो कंजर्वेटिव सपोर्टर्स भी नॉट सपोर्टिंग यू। तो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो शायद हमारी पार्टी हार जाएगी, लूज द इलेक्शन। तो दे डिसाइडेड कि भैया मैं क्या करता हूँ, रिजाइन दे देता हूँ, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली ये जो पर्सन है हमारे ये नए पीएम बन जाएंगे। तो इन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया है हमने न्यू पीएम, और उन्होंने कहा है कि भाई ट्रम्प जो इम्पोज
कर रहे हैं ना, टैरिफ एंड ऑल, वो सब हम अकॉर्डिंगली चीजों को डील करेंगे। अब वो कैसे डील करते हैं वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन हाँ हमको कनाडा में इलेक्शन कैसे होते हैं थोड़ा ये कवर अप करना है। तो डेट वगैरह याद नहीं करनी, उन्होंने अनाउंस की है कि डेट वगैरह हम इस डेट पर अर्ली इलेक्शन कराएंगे, वो हमारे लिए काम का नहीं है, लिख दिया है ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि अप्रैल के एंड में ये फिर से न्यूज में आएगा। तो अर्ली इलेक्शन वहां कराने पड़ेंगे, राइट। अर्ली इलेक्शन है ना, 5 ईयर का टेन्योर, 6 ईयर का टेन्योर, 4 ईयर का टेन्योर, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। जो उससे पहले अगर आप डिसॉल्व कर दो तो उसको कहते हैं अर्ली इलेक्शन। तो हमारे यहाँ पर ये काम सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर करता है, वहां होता है गवर्नर जनरल। तो उसने क्या किया, पीएम के एडवाइस पे गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया, और क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनफ नंबर अवेलेबल नहीं थे जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चाहिए, तो दे डिसाइडेड कि हम अर्ली इलेक्शन करा देते हैं। वहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 343 है ना, जैसे हम कहते हैं ना लोकसभा में 543 सीट्स है, तो कनाडा के अंदर 343 सीट्स है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही हमारा वाला सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि हाईएस्ट अमंग द इक्वल्स। जितने लोग हमारे इलेक्ट कैंडिडेट है ऑन अ पर्टिकुलर सीट, उस पर सबसे ज्यादा वोट, नॉट 50% प्लस वन, मोर देन अमंग द इक्वल्स, यानी कि सब कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले, उसी सिस्टम पर यहाँ पर हमारा इलेक्शन होता है। एंड देन अकॉर्डिंगली जो मोस्ट इलेक्टेड एमपीज होते हैं, यानी कि जिसके पास 50% प्लस वन सीट्स है, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है रनर अप, जिसके पास सेकंड नंबर पर सीट है, वो हमारा अपोजिशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर होता है ना मेन अपोजिशन हमारा, है ना, जैसे अभी प्रेजेंट में कांग्रेस है, एग्जैक्टली वही। तो सिस्टम इंडिया जैसा ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज है, यहाँ नाम अलग है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर जनरल है हमारा, और नंबर ऑफ सीट्स में डिफरेंस है, बाकी कोई खास चेंजेस है नहीं। और ये अभी पार्टी का सिनेरियो था, है ना, कौन कौन सी पार्टी है, लिबरल, कंजर्वेटिव ऑल, तो ये पार्टी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखते क्या होता है नेक्स्ट पर्टिकुलर जब हमारे इलेक्शन होंगे, ये पार्टी में आते या नहीं आते। वो वोट कास्ट करने की कंडीशन क्या है, कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए, जैसे इंडिया में इंडियन सिटीजन है, 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, इंडिया में भी ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये आपको याद रखना है। फिर इंडिया और कनाडा के रिलेशन कैसे हैं, तो सर पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर से अगर देखें तो एक पर्सन थे, नाम याद रखना है इनका, हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी लीडर हुआ करते थे, इनको असैसिनेट कर दिया था किसी ने। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एलिगेशन लगे थे कि ये इंडिया ने करवाया है किसी से, है ना, वो रॉ वगैरह से या किसी को क्या क्या करवाया, एलिगेशन थे, प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन उससे इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशन है वो थोड़े और हमारे वर्स बन गए। और एक अलायंस आता है, एक ग्रुप आता है जिसको कहते हैं 5-5 अलायंस, जिसमें 5 कंट्रीज है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की थी कि इंडिया वाज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ऑल। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है ना, यूके और यूएस एंड ऑल इस तरह से इन्वॉल्व है हमारे। उन्होंने ये कहा था कि हाँ इस तरह की थिंग हुई तो थी। तो वहां से कनाडा ने कहा कि नहीं हमारे पास प्रूफ है और वी नीड सपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये स्टैटिक फैक्ट्स है, इंडिया और कनाडा के रिलेशन के ट्रेड वगैरह कितना है ये आपको साथ में कवर अप करना है। मेजर चैलेंजेस के अंदर मेजरली खालिस्तान वाला इशू ही है जो हमने पहले कवर कर रखा है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बलोच रिबेल हाईजैक पाकिस्तान ट्रेन। अब एरोप्लेन हाईजैक करते सुना है लोगों को, अब पाकिस्तान में आजकल ट्रेन भी हाईजैक होने लगी है, क्या कर सकते हैं। और ये इस पूरे इंटायर रीजन में बात करें ना, तो ये फर्स्ट ट्रेन हाईजैक है इन दिस इंटायर रीजन, साउथ एशिया के इंटायर रीजन में ऐसा पहला इवेंट है कि किसी ने ट्रेन हाईजैक कर ली, राइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो किसने की, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक वन ऑफ द सुसाइड स्क्वाड है जिसको मजीद ब्रिगेड कहते हैं। तो नाम पूछ ले अगर मान लो सुसाइड स्क्वाड का, है ना, तो नाम याद रख लेना। और नॉर्मली वो पूछेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन, तो बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये याद रख लेना। इन्होंने किस ट्रेन को हाईजैक किया, तो नेम ऑफ द ट्रेन इज जाफर एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी सर, क्वेटा से स्टार्ट हुई थी और पेशावर की तरफ जा रही थी, है ना, ये चीजें याद रखनी है। तो कहाँ किया, बलूचिस्तान के बोरान नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको हमने हाईजैक किया। तो ये न्यूज से हमको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ जा रहा था एंड ऑल, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट वगैरह सब हो गए, यहाँ पर ये सिचुएशन रन कर रही थी ना। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, खुद की कंट्री के अंदर इस तरह का पार्ट, क्योंकि बलूचिस्तान इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये मैप है पाकिस्तान का। यहाँ 4 पर्टिकुलर प्रोविंस हमको देखने को मिलेंगे मेजरली, है ना। ये खबर पख्तूनख्वा है, ऊपर की तरफ है, ये पंजाब है, ये सिंध है, और ये है बलूचिस्तान जो लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पर 28 स्टेट है ना, वैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर कुछ रीजन है, और ये पूरा फेडरल कंट्रोल्ड है, यानी कि जैसे हमारा होता है ना ट्राइबल एरिया, यूनियन टेरिटरी, और ये थोड़ा सा एरिया उस तरह से कंट्रोल्ड है। बाकी 4 वहां पर प्रोविंस है, तो ये याद रखने 4 प्रोविंस के नेम, जिसमें से लार्जेस्ट जो है बलूचिस्तान है। अब इसकी हिस्ट्री जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है कि जब इंडिया और पाकिस्तान
डिवाइड नहीं होके एक पर्टिकुलर नेशन ही थी, है ना, कंबाइंडली, तो ब्रिटिशर्स ने कंडीशन रखा था कि दो हम नेशन बनाएंगे और प्रिंसली स्टेट जो थे, यानी जहां राजा महाराजा का रूल था, वो डिसाइड कर ले कि कौन पाकिस्तान के साथ जाएगा और कौन इंडिया के साथ जाएगा। और ये इंडिया की पोजीशन, ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वाज वन ऑफ द प्रोविंस, है ना, बहुत सारे प्रोविंस थे यहाँ पर, और उसमें से एक प्रोविंस जो था वो हमारा किंग ऑफ कलान बलूचिस्तान के रिगार्डिंग भी था। तो ये पूरा इंटायर रीजन हमारा प्रिंसली स्टेट था। तो अब ये सब पाकिस्तान में जा रहे थे, तो कैसे पॉसिबल है कि ये इंडिया के साथ आ जाए? नॉट पॉसिबल। तो दे डिसाइडेड कि हम फ्री रहेंगे, मतलब जैसे हमारे वो जो नहीं थे जम्मू कश्मीर वाले, हैदराबाद वाले, कि हम फ्री रहेंगे, एग्जैक्टली हम फ्री रहेंगे। और हमने तो चलो एफर्ट किए थे इनिशियली उनको समझाने के, बाद में हेल्प भी की थी क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक था। इनको पहले जिन्ना ने प्रॉमिस किया कि ठीक है फ्री रहो, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर कंट्री बनाओ। लेकिन ये जो लार्जेस्ट प्रोविंस है ना, ये मिनरल रिच है। पाकिस्तान में मिलने वाले मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल मेजोरिटी और यहाँ पर अवेलेबल है। गैस हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी मान लो तुम, सब कुछ जो है मेजर प्रोविंस जो है यहाँ पर रिच हमारा, ये यहाँ पर अवेलेबल मिनरल्स एंड ऑल। तो ये स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब का इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो फर्स्ट दे प्रॉमिस टू द किंग ऑफ क्लान, मतलब जो वहां पर किंग थे, उनका नाम वगैरह सब लिखा है मैंने ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। उनसे प्रॉमिस किया कि आप इंडिपेंडेंट रहो, बाद में लेटर अटैक कर दिया और इसको फोर्सफुली पार्ट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। तो दे सेड ये तो गलत बात है, हम पहले इंडिपेंडेंट थे, आपने प्रॉमिस भी किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन आपने फोर्सफुली हमको अपना पार्ट बना लिया, ये तो गलत बात है। तो वहां कुछ रिबेल ग्रुप हुए, उसमें से वन ऑफ द रिबेल ग्रुप था BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब कि बन गया सर, इंडिया में भी तो हुआ था, तो हमने तो ऐसा नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं? कि सर मिला लिया फोर्सफुली, लोग इतने टाइम में भूल जाते हैं, और पार्ट ऑफ द नेशन बन गया है, उसका भी डेवलपमेंट हुआ है ना। जैसे हैदराबाद एंड ऑल सब था, आज तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, हमने सबको इक्वलिटी से प्रमोट किया है, हमने वहां पर डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ किया है। ये चीज ये करना भूल गए ना पाकिस्तान वाले, कि ये लार्जेस्ट प्रोविंस है, यहाँ पर मिनरल खूब सारे अवेलेबल है, लेकिन लीस्ट डेवलप्ड अगर कोई रीजन है या प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। यहाँ पे खूब सारे मिनरल है, आपने लिए लेकिन यही डेवलपमेंट नहीं किया। कहीं और कराची पर, क्योंकि ये पोर्ट वाला पर्टिकुलर एक्सेस वगैरह ना, कराची पर जाके, पंजाब में मेजरली सिंध वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाके डेवलपमेंट खूब सारे किए, कि मिनरल यहाँ रह रहे हो, डेवलपमेंट यहाँ कर रहे हो, बाकी रीजन के अंदर इनको कुछ मिल नहीं रहा। सेकेंडरी पार्ट सी पैक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो वो यहाँ से होकर के हमारा जाता है, इस पूरे रीजन से होकर के, और एक्सेस कहाँ है? कराची के अंदर, वो जो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है ना, वहां पर। तो कि भैया आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ के लोगों को जॉब नहीं, यहाँ कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे जो भी एक्सकवेशन ऑल करोगे, मिनरल एक्सट्रैक्ट करोगे, वो सब लेकर यहाँ से आप पोर्ट से निकल जाओगे, जबकि यहाँ हमारे पास भी तो पोर्ट का पर्टिकुलर एक्सेस अवेलेबल है। यहाँ करना चाहिए था आपको पोर्ट डेवलपमेंट, यहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगा। तो लार्जेस्ट प्रोविंस बाई एरिया, मिनरल रिच यानी कि इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिक, लेकिन लीस्ट डेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का है ये। तो क्या भैया, एक तो हमको पास्ट में फोर्सफुली अपने साथ लेकर आए, एक बार तो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो था जो था, लेकिन हमको हमारा डेवलपमेंट ही नहीं, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं, तो फिर हम तो क्या करेंगे, हमको अलग ही कर दो। तो यहाँ डिमांड हुआ सेपरेट नेशन के लिए, वंस अगेन, के पास्ट में हम सेपरेट थे, तो अब भी सेपरेट रहना चाहते हैं। पाकिस्तान ये होने नहीं देगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो इसी से चलता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए अभी वो अटैक कर दिया। और आर्मी पर्सनल से भरी भी जा रही थी, जो कॉमन पर्सन भी थे वहां पर, वो तो उन्होंने अलग कर दिए कि भाई आपको कुछ नहीं करेंगे, हमारा कोई इसमें आपसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आर्मी पर्सनल से उनको उन्होंने हाईजैक कर लिया, और उसके बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए। तो ये पास्ट का हिस्ट्री आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और अभी जो हुआ वो इवेंट पता होना चाहिए। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ लिखा हुआ है ना, मजीद ग्रुप एंड ऑल, वो आपको अच्छे से कवर करना है। बलूचिस्तान का क्या रीजन है वो सब मैंने लिख दिया, कि वाई बलूचिस्तान इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल, वो सब मेंशन नहीं यहाँ पर, नहीं ना, वो आपको अच्छे से कवर अप करने। तो ये जो है इंटरनेशनल सेगमेंट था हमारा, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आपको इसको अच्छे से कवर अप करना है। आफ्टर द इंटरनेशनल सेगमेंट जो है हमारा, वो रहेगा नेशनल वाला पर्टिकुलर सेगमेंट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेशनल न्यूज सेगमेंट, यानी कि नेशनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है नेशनल न्यूज के सेक्शन में, दैट इज रिलेटेड टू वफ बिल। तो ये वफ बिल अब हमारा एक्ट बन गया है, ऑन द डेट वी आर डिस्कसिंग ये एक्ट बन गया है, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंशियल कंसेंट इसको मिल गया, एंड इसका जो नोटिफिकेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन का जो नोटिफिकेशन है द गजेट ऑफ इंडिया, वो भी हमारा पब्लिश हो चुका है। सो नाउ दिस इज नॉट अ बिल, दिस इज एन एक्ट। लेकिन फिर भी एक्ट, बिल से एक्ट बनने में कोई ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है। जो फाइनल ड्राफ्ट था वो ऑलरेडी पास हो गया, तो हमको जो की पॉइंटर्स है वो याद रखना है, और इसमें कुछ की टर्म्स है वो हमको लर्न करनी है, बिकॉज ये वफ का जो इंटायर पार्ट है ना, वो न्यूज़ में रहेगा आगे भी फ्यू पर्टिकुलर मंथ्स तक, रिलेटेड न्यूज़ में रहेगा। प्रोटेस्ट ऑलरेडी रन चल रहे हैं इसके अगेंस्ट।
आगे भी वो कंटिन्यू रहेंगी, तो चांसेस आर देयर कि 3-4 मंथ तो ये रहेगा न्यूज़ में। और मल्टीपल जैसे इलेक्शंस आएंगे, दिस ईयर वी हैव इलेक्शन इन द वेस्ट बंगाल एंड ऑल एंड में, तो फिर से वो ऑफ वाला पार्ट न्यूज़ में आएगा, तो पूरा चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक है, दो ये मार्च मंथ से रिलेटेड, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी न्यूज़ में रहेगा। तो ये न्यूज़ में क्यों आया इस बार मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर बिल के कुछ की इंपॉर्टेंट पार्ट को। देखो एक्चुअल में ये जो न्यू बिल है ये एक ओल्ड बिल को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज वफ एक्ट ऑफ 1995। प्रेजेंट में ये वाला एक्ट हमारा एप्लीकेबल था, नाउ दिस पर्टिकुलर बिल इज रिप्लेसिंग इट। अभी अभी नहीं आया, अगस्त 24 में इसको रिप्लेस करने के लिए लेकर आए थे, बट देर वॉज सम इशू, है ना। उस पर्टिकुलर बिल में कुछ इशूज थे, वो बिल क्या था वो भी बात करेंगे अभी हम। तो टू डिस्कस दोज पर्टिकुलर इशू ये बिल हमने सेंड कर दिया था थ्रू द जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब जिसमें लोकसभा के मेंबर भी होते हैं एंड राज्यसभा मेंबर्स आर आल्सो देयर, है ना, मेंबर्स फ्रॉम द बोथ हाउसेज आर देयर, तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों फॉर्म करते हैं? इट इज वेरी सिंपल, लाइक लोकसभा में वी हैव 543 सीट्स, राज्यसभा में वी हैव 245 सीट्स। अगर कोई डिस्कशन करना हो, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन हमको करना हो, हाउ इट इज पॉसिबल दैट सो मेनी पर्सन्स कैन डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब अगर क्लास में एक साथ आप 200% जो है अनम्यूट कर लो अपने आप को, और यू आर आस्किंग समथिंग और वी आर डिबेटिंग ऑन अ टॉपिक, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ना कि दीज मेनी पर्टिकुलर पर्सन कैन हैव दैट काइंड ऑफ डिबेट, हेल्दी डिबेट, जो एक कंक्लूसिव डिबेट भी बन जाए हमारा। सो उस टॉपिक पे जो कंट्रोवर्शियल है उसको डिस्कस करने के लिए एक जेपीसी फॉर्म करता है, यानी कि सिलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं, वेरी करता है फ्रॉम द 15 to 30, नंबर इज नॉट फिक्स इन केस ऑफ जेपीसी। बस वो कमेटी बनाता है जिसमें बहुत मेंबर होते हैं हमारे, अगर वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिलोंग करते हैं तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। सम टाइम ऑफ कमिटीज आर देयर जिसमें अंदर ओनली लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ओनली राज्यसभा के मेंबर होते हैं। बट ये जो जेपीसी है इसमें मेंबर फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होते हैं, मेजोरिटी फ्रॉम द लोकसभा, तो उसका नाम ही रख दिया हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हमने ये बिल सेंड किया था टू डिस्कस दोस थिंग और आइडेंटिफाई द करेक्शंस के इन केस एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन बी देयर टू इश्यूज, वो आप हमको बताओ, प्रपोज करो, एंड देन अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट दोज एंड ऑल। इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट हमने किया था जेपीसी का। वो जो रिकमेंडेशन था वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके नया पर्टिकुलर बिल हमारा प्रेजेंट कर दिया, वो नए प्रोविजन हमको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, जो एक्ट ऑफ 2024 है ना, उसका एक नेम दिया है गवर्नमेंट ने, उम्मीद, यूनाइटेड वफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995। ये नेम याद रखना है। द न्यू पर्टिकुलर बिल इज नोन एज उम्मीद, और उम्मीद स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर ब्रिक्स में एस स्टैंड्स फॉर व्हाट ये पूछा था, तो मे बी पॉसिबल आपको वो पूछ ले कि उम्मीद में एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, है ना, या यू, इस तरह से लेटर स्पेसिफिक भी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो हमको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। नाउ जो जेपीसी फॉर्म हुआ था उसको हेड कौन कर रहे थे? तो जेपीसी को हेड कर रहे थे बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पाल, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उस कमेटी ने 58 रिकमेंडेशंस दिए थे कि दीज आर द चेंजेस जो हम चाहते हो। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए ओनली 14, रिजेक्ट कर दी 44 रिकमेंडेशंस को कि भैया ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर, गवर्नमेंट ने जेपीसी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड देन वो पर्टिकुलर बिल हमारा पास हो गया, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट है इज की चेंजेस। तो क्या की चेंजेस किए? देखो होता क्या था, वफ क्या होता है पर ये जान लेते हैं ना, ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। वफ इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डोनेटेड फॉर द रिलीजियस पर्पज ओनली, कि जैसे मेरे पास लैंड अवेलेबल है ना, मेरे को लगता है कि इस पर्टिकुलर लैंड पर कोई रिलीजियस एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, इन द नेम ऑफ द गॉड मैंने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। किसको डोनेट कर दी? किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को मैंने डोनेट कर दी, मॉस्क को दे दी या किसी और अथॉरिटी को दे दी। उस पर्टिकुलर वो जो प्रॉपर्टी है उसको जो मैनेज करने वाली हमारे बोर्ड्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको वफ बोर्ड्स कहते हैं, वफ काउंसिल्स कहते हैं, जो मैनेजिंग अथॉरिटी होती है। बेसिकली वो जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी के लिए आपने जो प्रॉपर्टी डोनेट की है, नॉट ओनली द लैंड, कोई घर भी हो सकता है, पता लगा आप यू हैव वन एक्स्ट्रा होम, ऐसा किसी के पास हो अवेलेबल, वो कि इस पर्टिकुलर प्लेस को यूज़ करना है फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी एंड ऑल, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, अपनी लैंड को डोनेट कर सकते हो। अब वो प्रॉपरली लीगल तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर करके करो कि फ्रॉम नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर बिलोंग, आई एम डोनेटिंग फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी एज अ वफ टू दिस पर्टिकुलर बोर्ड एंड ऑल। इस तरह से आप लीगली कर सकते हो या बाय ओरल भी कर सकते हो। ओरल मतलब आपने कह दिया कि ये मेरा घर है ना,
ये आप यूज़ करो और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज़ करना। ये वफ बाई ओरल होता है ना, इसमें मैंने बस कह दिया और आपने उसको यूज़ कर लिया, वो वफ प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाता है। अब वो किसी की मर्जी है, मान लो आपका घर अवेलेबल है, आपको लगता है कि ये मेरे को रिलीजियस एक्टिविटी के लिए देना है, यहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाना होगा या है ना नमाज वगैरह होना चाहिए, तो आपने दे दिया। इस तरह की चीज़ें होती है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है। तो ये वफ बाई यूज़र वफ बाई ओरल होता है ये। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हर एक वक्फ प्रॉपर्टी को अब इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। ये वफ बाई ओरल वफ बाई यूजर नहीं चलेगा। अब वफ बाई यूजर क्या होता है ये भी जान लेते हैं, ओरल तो क्लियर हो गया होगा आई होप सो। वफ बाई यूजर मतलब है कि एक प्लेस था और उस पर्टिकुलर लैंड को आप बस यूज कर रहे थे फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी, बस ओनली यूज कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट वो पर्टिकुलर लैंड अब क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब कुछ भी 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, कोई मान लो ऐसा लैंड होगा, वो लैंड पर किसी का ओनरशिप है नहीं, आप उसको यूज कर रहे थे, गवर्नमेंट ने भी आपको कुछ नहीं पर्टिकुलर कहा, अब वो 10 15 20 साल हो गए आपको और आप उसको यूज कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो यूजेस उस यूजेस के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है। पॉसिबल है कोई लोग ऐसा कर भी देते हैं, हमारा होता है इस तरह की चीजें कि आपको इसको यूज कर लेना, आपने बस ऐसे ही कह दिया यूज कर लेना, डोनेट नहीं किया, ओरली डोनेट नहीं किया। कभी किसी ने कहा कि मेरे को थोड़ा बच्चों को जो है रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ाना है, आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, तो आपने दे दी, 15-20 साल से वो रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है, उस पर्सन की डेथ हो गई ना, कोई उसका सक्सेसर आया और कहा कि भैया ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, खाली करो, तो वो ये कह सकता है, वो पर्सन जिसको आपने ये कहा था कि यूज़ कर लेना, वो ये कह सकता है कि सर ये तो प्रॉपर्टी जो है रिलीजियस एक्टिविटी के लिए हमको डोनेट की गई थी, हमको यूज़ करने को कहा गया था, और वफ बाय यूजर की बेसिस के ऊपर जिसने दिया था वो तो रह नहीं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस नाउ ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है एज ए डोनेशन कंसिडर होगी एंड वफ कन्वर्ट होगा। अब इसमें अलग हर एक के अलग अलग व्यू हो सकता है कि ये तो रॉन्ग है, कोई कहेगा ये सही है, ऐसा ऐसा, हमको उसमें नहीं जाना है। गवर्नमेंट सेड कि अब से हर पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंड को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इफ यू आर डोनेटिंग इट फॉर द रिलीजियस एक्टिविटीज, है ना, आपको ये करना कंपलसरी हो जाएगा ताकि वो वफ बाय यूजर एंड वफ बाय ओरल का प्रिंसिपल ही खत्म हो जाए और गवर्नमेंट को पता रहे कि हाँ ये जो चीज़ है हमारा ये वो प्रॉपर्टी है और रजिस्टर्ड है इन आर डॉक्यूमेंट है। क्योंकि अगर ओरल और यूजर के बेसिस पे है तो वी डोंट नो, हमको लगता है पेपर वर्क में एबीसी के नाम का है, लेकिन उसने तो ओरली डोनेट कर दिया था, XYZ यूज कर रहा है, तो एटलीस्ट हमारे पास नंबर तो अवेलेबल हो कि हाँ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल एंड ऑल। तो उसमें हमारा मेंशन कर दिया कि 6 मंथ्स जो है आपको जो पहले टाइम पीरियड मिलता था कि इस तरह की चीज़ आपको करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ्स, और उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और कहा कि जो केयरटेकर ऑफ दैट प्रॉपर्टी वाला जिसको मुतावली कहते हैं, वो एक वैलिड रीजन दे करके अगर विद इन 6 मंथ्स वो हमारा नहीं रजिस्टर्ड होता है तो वैलिड रीजन दे करके उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, बट उसको रीजन बताना पड़ेगा कि हाँ ये रीजन है कि आप 6 मंथ्स के अंदर क्यों नहीं करा पा रहे हो ये चीज़ किया। फिर आया हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केस में, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को स्पेसिफाई किया कि ओरिजिनली बिल ने ये कहा था कि इफ एनी प्रॉपर्टी इज देयर जिसमें डिस्प्यूट है गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड एंड ऑल वक्फ ट्राइब्यूनल एंड ऑल, तो वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिजॉल्व करेगा। उसको चेंज कर दिया, जेपीसी सेड कि नहीं कलेक्टर तो करेगा, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन कलेक्टर विद डेजिग्नेटेड सीनियर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ये पर्सन करेगा, नाउ कलेक्टर नहीं करेगा। तो उसकी जगह जो स्टेट अथॉरिटीज होती है, जैसे हमारी यूपीएससी होता है वैसे हर स्टेट का भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, तो उसके जो सीनियर अथॉरिटीज है हायर लेवल के वो पर्सन अब इसको बिलोंग करेगा, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो रहेगा वो सारे नेसेसरी चेंजेस रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेगा। कलेक्टर का रोल को उसने रिप्लेस कर दिया, ये ओरिजिनल बिल में था और इसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने। फिर आगे एक चीज कह दिया, अंटिल द फाइनल डिसीजन में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे। अगर ऑलरेडी उस लैंड को गवर्नमेंट यूज कर रही है और कोई क्लेम करते कि तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा था तब तक वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ही रहेगा, ये उन्होंने चेंज किया। वक्फ बोर्ड के रिप्रेजेंटेशन में भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? दे सेड कि इस वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम सीईओ होगा और 2 एटलीस्ट हमारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हमारा वक्फ बोर्ड के अंदर, और वो जो पर्सन अपॉइंट होंगे जो नॉन मुस्लिम वो इस्लामिक लॉ में इस्लामिक टेक्स्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुस्लिम लॉ से अवेयर होंगे, तब हम अपॉइंट करेंगे, ऐसे हर किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे। और जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो वो पर्सन जो है हमारा एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, है ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल काफ़ी हायर एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है, आप कलेक्टर बनते हो उसके बाद आप सेक्रेटरी एंड ऑल बनते हो, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑल, इससे आपको कम से कम 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाकर इस लेवल पर आप जाते हो, तो ये थोड़ा हायर पर्सन रहता है, तो इसको अब इसे अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना है।
फिर ये हिस्ट्री ऑफ द वफ है, इंडिया में वफ का एक्ट कब आया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल, फिर किस किस एक्ट ने रिप्लेस किया, फिर वापस वहीं आ गए हम एक्ट ऑफ 1995 में। तो ये वही वाला पॉइंट है हमारा। वफ क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कोई पार्ट आपका मिस नहीं होगा यहाँ पे। वफ बोर्ड एंड ऑल क्या ये हम बता चुके हैं आपको, तो इसको चीज़ को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है, एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास में वो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डीलिमिटेशन एंड द कंसर्न ऑफ द सदर्न स्टेट। तो देखो डीलिमिटेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। होता क्या है नॉर्मली, एक मान लो वन ऑफ द स्टेट ले लेते हैं, एक कोई भी XYZ स्टेट मान लो आप। अब बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मूला, क्योंकि अगर किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको आप मोर सीट्स दे दो, किसी के ऊपर लेस है उसको आप लेस सीट दे दो। तो किस बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग कि हाँ भाई इक्वलिटी इज देयर। तो आपने क्या किया, एक प्रपोर्शन सेट कर दिया। नॉर्मल इनिशियल प्रपोजल वाज कि 10 लाख पॉपुलेशन में 1 सीट। अब वो उसी सेम रेशियो में फॉर ऑल स्टेट रन करेगा। अब आपकी पॉपुलेशन कम है तो एक अलग पर्टिकुलर पार्ट है, लेकिन हाँ डिफरेंशिएट नहीं होगा। यूँ नहीं है कि हम कहेंगे सिक्किम की तो पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पर 10 सीट रख लो अपनी मर्जी से, एंड यूपी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहते तुम 100 सीट रख लो। नो, देयर इज अ फिक्स प्रपोर्शन बेस्ड ऑन दैट, वहाँ पर वो हमारा पॉपुलेशन का अकॉर्डिंगली सीट डिसाइड करेंगे। तो इनिशियली इट वाज 10 लाख इक्वल टू 1 सीट, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट मिलता था। फिर धीरे धीरे वो चेंजेस हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा हमने 10 लाख इक्वल टू 1 सीट के अकॉर्डिंग फ्यू नंबर ऑफ जो सीट्स वगैरह ना वो हमने ऐसे डिवाइड कर ली, फ्यू नंबर ऑफ सीट्स हो गए मान लो फॉर एग्जांपल। ये इसमें प्रपोर्शन इज 10 लाख इक्वल टू 1 सीट ओनली। ये जो एरियाज बने ना, ये सीट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। यहाँ पर इनको नाम क्या देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज नाम देंगे। ये जो एक्टिविटी है जिसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ सीट डिसाइड कर रहे हैं, और उसमें फिर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम चेंजेस भी करेंगे, पॉपुलेशन चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करेंगे, उसको कहते हैं डीलिमिटेशन। कैसे करोगे चेंजेस, किसी 10 ईयर के बाद में, मतलब आज आपने किया मान लो वो चेंजेस, और 10 ईयर के बाद में, इंडिया में सेंसस 10 ईयर के गैप से होता है, तो 10 ईयर में जो पॉपुलेशन राइज होगा, आपने अभी तो डिसाइड कर दिया कि भैया ये ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स है, इसमें 10 लाख इक्वल टू 1 पर्टिकुलर सीट रहेगा। लेकिन जब पॉपुलेशन राइज होगा, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ 1 लाख लोग इंक्रीज हुए तो यहाँ भी 1 लाख लोग इंक्रीज होंगे। हर जगह पॉपुलेशन इक्वल तो रेज हो नहीं रही है ना आफ्टर द सेंसस। तो कहीं इंक्रीज होगा, कहीं डिक्रीज होगा, कहीं हायर इंक्रीज होगा, किसी एरिया के अंदर थोड़ा लेस रेट से इंक्रीज होगा। तो वी नीड टू रीअरेंज दैट नंबर ऑफ सीट्स वंस अगेन। या तो सीट नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर दो अगर वही फॉर्मूला मेंटेन करना है 10 लाख इक्वल टू 1 सीट का, या यू वांट कि नंबर ऑफ सीट तो इक्वल रहे लेकिन थोड़ा बाउंड्रीज को रीअरेंज कर दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर एवरी सेंसस बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रेशियो जो भी आप बनाओगे नया, आपको सीट को रीअरेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगे कि यार रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीट बन जाएगी, या आपको लगे कि नहीं एक एक्स्ट्रा सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, बस सीट्स की बाउंड्री को रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये वाला पर्टिकुलर जो है इस तरह से बना लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। वंस अगेन यू आर वंस अगेन मर्जिंग द एरियाज सो दैट ओवरऑल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ पर्सन जो है जो रह रहे हैं वहाँ पर रिजाइडिंग है वो इक्वल हो जाए ना। अब वो नंबर ऑफ सीट बढ़ा के करो वो आपकी मर्जी, या आप नंबर ऑफ सीट को फिक्स रखो एंड पॉपुलेशन में एडजस्टमेंट करो। कहीं पर मान लो आपने 12 लाख पर सीट कर दिया इस तरह के फॉर ऑल द स्टेट, वो चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस कर रहे हैं ना बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, उसको कहते हैं डीलिमिटेशन। ये एक्सरसाइज है इन द आर्टिकल नंबर 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे जिसके हेड एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो है जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे हमारे रिटायर्ड, वो उसको हेड करेंगे हेल्ड बाय कि कौन, और उसमें होगा इलेक्शन कमीशन जो है हमारी उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस स्टेट में डीलिमिटेशन कर रहे हो आप जिस भी स्टेट में वहाँ के इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स रहेंगे, ये लोग मिलकर के ये एक्सरसाइज करेंगे। तो डीलिमिटेशन कमीशन लिखा हुआ है हमारे इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल नंबर 82, ठीक है। अब टिल डेट तक आपने कितनी बार डीलिमिटेशन किया है, तो एवरी रूल इज आफ्टर एवरी सेंसस होगा, लेकिन टिल डेट हमने आफ्टर एवरी सेंसस नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1951 के सेंसस के बाद इन 52 किया था, फिर 61 के बाद 62 में किया था, फिर 71 के बाद 71 में किया था, देन हमने नहीं किया, फिर हमने चेंज किया वो 2001 के सेंसस के बाद 2002 में किया, है ना। ये चीज याद रखनी है। टिल डेट 4 टाइम ही डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है। अब नेक्स्ट कब शेड्यूल है, नेक्स्ट शेड्यूल है सेंसस आफ्टर 2026। नेक्स्ट 2026 में शेड्यूल नहीं है, या आफ्टर 2026 शेड्यूल नहीं है, आफ्टर 2026 जो सेंसस होगा उसके बाद। अब एज पर द रूल 2021 में होना था बट नहीं हुआ, अगर
हो जाता तो 31 में जो हमारा सेंसस था उसके अकॉर्डिंग है। अब 21 में क्योंकि नहीं हुआ तो प्रेजेंट वाला कभी तो होगा, 25 आ गया हमारा, हो सकता है 26 को करे, 26 के बाद करे, तो बेस्ड ऑन दैट सेंसस नंबर वो पॉपुलेशन को चेंज करेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज करेंगे। इस एक्सरसाइज को डिलिमिटेशन कहते हैं। लेकिन इस पूरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में एक चीज आपने देखी है कि वी आर जस्ट डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड सोनली ऑन द पॉपुलेशन। सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि इतनी सीट्स रहेंगी, और कोई क्राइटेरिया नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं, ओनली पॉपुलेशन है। अब इसमें हुआ क्या, इंडिया में हमने फ्रीज क्यों किया 71 के बाद में, आपने सीधा 2000 में क्यों किया, है ना, 2001 में आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको इसको रोक देना चाहिए? द रीजन इज द शार्प पॉपुलेशन राइज। कहाँ? इंटायर इंडिया में नहीं, नॉर्थ वर्सेस साउथ का पार्ट है ये हमारा, कि नॉर्थ वाला पर्टिकुलर पार्ट और साउथ वाला पार्ट, इसमें रेट ऑफ जो पॉपुलेशन राइज था वो डिफरेंट था। यहाँ स्टेबल हो रहा था, फिर डिक्रीज होने लग गया धीरे धीरे। यहाँ साफ राइज आया था इंडिया में, क्योंकि ओनली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन था, तो मल्टीपल रीजंस थे। वन ऑफ द पॉलिटिकल रीजन वाला, जितने नंबर में ज़्यादा रहोगे उतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा। टुडे यूपी में पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है, सब हमारा 80 सीट्स यूपी के अंदर देखने को मिलता है इन द लोकसभा। तो ये जब एस्पिरेशन हुआ तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। ऐसा तो पता लगा कि आपने पॉपुलेशन खूब इंक्रीज कर दी, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को हमको जो है खाना भी तो खिलाना है, उनको उनकी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड भी तो करनी है, तो हमने बिल्कुल भी उसको फ्रीज कर दिया कि नहीं, अब नहीं करेंगे, 2026 के बाद करेंगे, है ना। इनिशियली 2001 के बाद करने का था, फिर 2001 को और अमेंड करके 2026 कर दिया। अब यहाँ ही आता है नेक्स्ट, क्योंकि डिलिमिटेशन नेक्स्ट होने वाला है 2026, तो ये आया हमारा। तो सदर्न स्टेट्स आर सेइंग कि देखो, पास्ट की बात अलग थी। इनिशियली जब आप इंडिपेंडेंट हुए थे ना, कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं था, और धीरे धीरे जब रेज भी हुआ तो 71 में आके हमने फ्रीज कर दिया। लेकिन अब वंस अगेन अगर बात की जाए तो ओनली सोल क्राइटेरिया इफ पॉपुलेशन इज देयर, तो ये तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है ना। भाई किसी को अच्छा काम करने का पनिशमेंट थोड़ी दे सकते हो कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हेल्थ नंबर को इम्प्रूव किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया एंड ऑल, और आपको लेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इन द पार्लियामेंट, और जबकि कहीं पर पॉपुलेशन राइज खूब सारा है, उन्होंने अच्छे से फैमिली प्लानिंग नहीं किया, एजुकेशन पे इतना कुछ खास नहीं किया, है ना, जो बाकी अदर स्टेट ने किया एंड ऑल, तो आप कह रहे हो कि नहीं आपको पॉलिटिकल रिवॉर्ड मिलेगा। बात तो सही है उनकी। तो यहाँ उनका कंसर्न है कि डीलिमिटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट सोनली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, मल्टीपल और चीज़ों को भी लिया जाए। तो क्योंकि उनको फियर है कि होगा क्या एक्चुअल में, अगर आप ये इमेज देखोगे ना, ऊपर मैंने आपको जो दिखाया, ये जो इस पार्ट में लिखा है, अभी एट प्रेजेंट यूपी में जो नंबर ऑफ सीट्स है ना लोकसभा में, वो है 80। जब डीलिमिटेशन ओनली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन होगा तो 143 हो जाएगा, ऑलमोस्ट नियर टू द डबल हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर बात देखोगे यहाँ तमिलनाडु के अंदर तो ये 49 हो जाएगा, स्लाइट राइज इज देयर ओनली, और फ्यू स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ राइज नहीं होकर के डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप काउंट करो जो मेन 5 सदर्न स्टेट्स है ना, या स्टार्ट करें हम कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों को कवर करके, तो ये जो पूरा पार्ट है ना, इसमें हार्डली जो नंबर ऑफ सीट्स होगी, ये कितना हो गया, ये 50, 100, अराउंड 160 है, अराउंड 160 के आसपास है। एक अकेले स्टेट की 143 हो जाएगी, साथ में बिहार मिला दो तो सेंस ही खत्म हो गया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग दैट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन? अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया के कुछ फ्यू नॉर्दर्न स्टेट जीत जाओ तो आप तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लोगे, तो सदर्न इंडिया के स्टेट्स का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। आप सदन पे ध्यान ही मत दो, डेवलपमेंट एंड ऑल, उनके बेनिफिट्स हैं जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी कुछ भी, है ना, तो वो तो चीज़ अच्छी नहीं, चाहे XYZ पार्टी कोई भी हो हमारा। तो देयर इज अ फियर ऑफ लॉसिंग द रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हम नंबर में कम हो गए फियर लोकसभा सीट में, तो हमारा जो से है इन द पार्लियामेंट या सेंटर पॉलिटिक्स, वो तो खत्म हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, और तो इसीलिए सोनली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नहीं हो, है ना, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इलेक्टोरल बाउंड्री सेट करोगे तो पार्टी अपनी फेवर के अंदर करेगी, तो वो फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। फिर फेडरलिज्म को थ्रेट है, भाई अगर आपके लिए वो स्टेट इंपॉर्टेंट बिलोंग ही नहीं करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप उसके लिए क्यों ही काम करोगे? जो अभी कॉन्फ्लिक्ट रन कर रहा है ना तमिलनाडु में, गवर्नर वर्सेस CM, वो तो और हायर लेवल पे जाएगा कि आप हार गए तो हार गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम तो फोकस करेंगे फ्यू स्टेट के ऊपर, सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे, और अगर किसी स्टेट में लूज भी कर गए हम पर्टिकुलर पावर को तो गवर्नर के थ्रू चलाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग? है ना, फेडरलिज्म में तो हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट में, स्टेट का सही खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। नॉर्थ साउथ डिवाइड और क्रिएट होगा, नॉर्थ वाले साउथ वालों को अच्छे नहीं लगेंगे, साउथ वाले नॉर्थ वालों को
नहीं लगेंगे, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है हमारा, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया और कहा कि डीलिमिटेशन का जो सोल क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन नहीं हो, है ना, अगर होगा तो वी विल प्रोटेस्ट अकॉर्डिंगली, है ना, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये इंडिया में डीलिमिटेशन की हिस्ट्री है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये आपको अच्छे से कवर करनी है ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस करेंगे। अनलॉफुल रेगुलेशन, है ना, एक केस किया है एक्स ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिगार्डिंग सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ आईटी एक्ट 2000, है ना, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने केस किया है। अब ये है क्या, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि देखो होता क्या है कि देयर इज ए सेक्शन, मैं पहले आपको बता देता हूँ, कुछ सेक्शंस आपको क्लियर हो जाए ताकि चीज़ें आपको समझ में आने लगे। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट जो है हमारा, उसमें कुछ चीज़ें लिखी है। क्या लिखा है, श्रेया सिंघल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि ये एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटा दिया था। ये क्रिमिनलाइज करता था उन एक्ट्स को, सेंडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड ऑल। कोर्ट ने कहा कि देखो ये बिल्कुल इनकन्वीनियंस है, बिकॉज यू आर नॉट डिफाइनिंग व्हाट इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस, और फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या होगी ये तो पता ही नहीं है हमारा। तो ये लॉ आर्बिट्री है ना। नेशन को कोई भी पर्टिकुलर थिंग अगर वो इफेक्ट करती है तो एक अलग पर्टिकुलर पार्ट है, वो अलग हो सकता है हमारा, लेकिन सेक्शन 66 जो है हमारा वो बिल्कुल सही नहीं है। तो सेक्शन 66A को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन दिस केस रिप्लेस कर दिया था। फिर एक और सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 69A, इसमें ये लिख रखा है हमारा कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कंटेंट को जो है वो ब्लॉक कर सकती है, चाहे वो किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, अगर उसको लगता है कि ये नेसेसरी है टू अंडर द आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस है जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में 6 फ्रीडम रखी है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। नेसेसरी कैसे, इफ डीम नेसेसरी, तो क्या हो सकता है जिसमें आपको लगे कि नेसेसरी, तो कोर्ट साइड की नहीं, आप अपने अकॉर्डिंगली इस तरह की थिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई यू आर ब्लॉकिंग दोज पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ब्लॉक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सच में वो थ्रेट टू द आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 की फ्रीडम्स को है तो जैसे स्पेसिफाइड है इन द आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में, बट रीजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये दो पर्टिकुलर सेक्शंस जो है वो न्यूज में थे। और एक सेक्शन और आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 79, ये सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है इन सोशल मीडिया कंपनीज को। ये क्या होता है कि इन केस एक्स नाम के ए नाम के एक पर्सन ने ट्विटर पर, जो आज एक्स कहते हैं जिसको, उस पर कुछ पोस्ट किया जो फॉल्स था, एक बार के लिए मान भी लेते फॉल्स था हमारा, है ना, कोई फेक न्यूज थी। तो नाउ आपने पोस्ट किया ना, और मान लो मैंने फॉरवर्ड किया, ए ने पोस्ट किया, एक्स पे पोस्ट किया, बी उसको फॉरवर्ड कर रहा है, तो बी को पूछेगी पुलिस तुमने क्यों फॉरवर्ड किया, कि सर मैंने थोड़ी किया, ए ने किया था। कि तुमको कहाँ मिला, कि एक्स पे मिला था, तो तुमको नहीं करना चाहिए था। कि सर किसी ने भेजा था, मैंने ओरिजिनेट थोड़ी किया, मैंने तो फॉरवर्ड किया। लेकिन ठीक है, अगर वो फेक न्यूज़ है तो स्प्रेड ऑफ वायलेंस या फेक न्यूज़ के केस में हल्की फुल्का उसके ऊपर पनिशमेंट तो बनता ही बनता है। फिर हम ए के पास जाएंगे कि भाई तुमने क्यों भेजा, कि सर मेरे को तो ये मिला था, या मैंने ऐसे बना के भेज दिया, कोई उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही होगी उसने बना दिया, तब तक तो कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये लीगली आपने गलत किया था, फेक न्यूज़ स्प्रेड किया था, फॉरवर्ड भी किया था, तो यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट क्राइम। इसमें एक्स की क्या गलती, उस कंपनी की क्या गलती जिसने जिस प्लेटफॉर्म पर वो अपलोड हुआ और वहाँ से हमारा फॉरवर्ड हुआ, उसकी तो कोई गलती नहीं। वो एक एक पोस्ट को देखने थोड़ी बैठा है कि यहाँ पे ये आया, ये आया, ये आया, चेक करने बैठेगा तो भाई काम ही क्या करेगा हमारा वो, बट वो अपने तरफ से एफर्ट करते हैं, लेकिन लीगल लायबिलिटी तो नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर सेक्शन 79 में सेफ हार्बर प्रोवाइड करती है। ये कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट आपके इंटरमीडिएटर पर यानी आपके प्लेटफॉर्म पर अपलोड होता है तो यू आर नॉट लीगली लायबल टिल यू आर टेकिंग एक्शन एज पर द गवर्नमेंट वर्डिक्ट्स। गवर्नमेंट ने कहा कि इस कंटेंट को ब्लॉक करो, आपने ब्लॉक कर दिया, तो वो हमारा आप लायबल नहीं हो, उस पर्सन पर लीगल एक्शन हो गए, वो एक अलग बात है। तो इसने आपको सेफ हार्बर प्रोवाइड कर दिया, बट आप मना कर दो तो आप क्या तो नहीं सर ये तो अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल नंबर 19 के अगेंस्ट है, लोगों को जो लग रहा है वो ठीक है, हो सकता है वो फेक नहीं हो, बस एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लोगों को, इसको सपोर्टों को अच्छा नहीं लग रहा हो, एक्चुअल में ट्रुथ हो, और आप कह दो कि नहीं ये तो ब्लॉक कर दो। तो अगर आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे करते हो तो ए ने जो पोस्ट किया है ना, सिर्फ उस पर लीगल एक्शन नहीं होगा, उस कंपनी पर भी लीगल एक्शन होगा ना। वो कंपनी कह रही भैया ऐसा कैसे, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कंटेंट कह दो कि सर जी कल को हटा दो, हमें लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और आप हमको लीगली लायबल भी बना रहे हो, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। ये कहता है कि जो सेक्शन 79 क्लॉज 3 हमारा सब क्लॉज बी है, उसने इंटरमीडिएट कंपनी को लायबल कर दिया इवन इफ दे फेल टू रिमूव द अनलॉफुल कंटेंट।
मतलब अगर आपने मना कर दिया कि ये चीज़ पर्टिकुलर रिमूव करो, गवर्नमेंट रिमूव करो, आप कहोगे कि नहीं सर हम नहीं रिमूव कर रहे, चीज़ बिल्कुल सही है, आपको ठीक नहीं लगे अलग बात है, तो यू आर ऑल्सो लायबल है ना। ये तो फिर क्या मतलब हुआ, कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को टैग कर देगी और कहेगी रिमूव करो। वही बात यहाँ पर उन्होंने कह रही है, और ये कह रहा है कि सर ये हमारे सेफ हार्बर क्लॉज के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपको ठीक है पावर प्रोवाइड है अंडर द आर्टिकल नंबर 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में, लेकिन 79 हमको सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह हुआ। इसमें एक क्वेश्चन और आता है ग्रोक का, कुछ चीज़ें ग्रोक से पूछी गई। ये एक नया एआई है जिसको एक्स नहीं बनाया है हमारा, तो इस एआई से कुछ चीज़ें पूछी गई जो थोड़ा गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनको ठीक नहीं लगी, तो नाउ दे आर थिंकिंग कि इसके ऊपर भी केस करेंगे। लेकिन एआई ने बनाई है, तो क्या एआई के ऊपर भी ये सेफ हार्बर अप्लाई होगा? भाई इंटरमीडिएट जो कंपनी है उसमें एआई ने कुछ चीज़ बनाया है, तो 79 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो क्या उस पर भी केस बन सकता है? एआई पर केस कैसे करोगे? अब वो मैटर ऑफ डिस्कशन है, देखते हैं उस पर आगे क्या होता है। लेकिन ये फिर टॉपिक न्यूज़ में आएगा, इसको अच्छे से कवर कर लेना। अभी ये इतना लार्ज स्केल पर नहीं है तो उतना हमको कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर श्योरली कंट्रोवर्सीज होगी, तो वो उस पे ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूरे चांसेस है। फिर आता है इंडियाज मेजर पोर्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है ये कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ जो पोर्ट्स है हमारे, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इनका नाम आपको पूछ सकता है। उन्होंने रिसेंटली एक मीट के अंदर कुछ नए इनिशिएटिव जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड थे वो अनाउंस किए, तो वो हमको कवर अप करना है। और फिर कुछ की रिलेटेड फैक्ट जो है वो हमको कवर करना है, जो स्टैटिक पार्ट भी है हमारा। तो पहला आया वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, मतलब एक इंडिया में जो 13 मेजर पोर्ट्स है और मल्टीपल माइनर पोर्ट्स है, उन सब पर प्रोसेस वर्क, पेपर वर्क जो है या हमारा प्रोसेस फ्लो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर तो आपको कोई काम करने में बहुत कम टाइम लग रहा है और ऑन वन अनदर पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं। एकदम प्रोसेस जो है वो हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, वो सब एक जैसा हो। पता लगा कि ये काम इस ए नाम के पोर्ट पर तो होता है लेकिन बी नाम के पोर्ट पर जाओगे तो नहीं हो सकता। तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो और सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर हो, उसके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आए विद द टाइटल कॉल्ड वन नेशन वन पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक लॉजिस्टिक पोर्ट इंडेक्स है, नाम रखा है सागर आंकलन। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट्स परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। देखो वर्ल्ड के अंदर तो ऑलरेडी पोर्ट्स की जो ओवरऑल मेंटेनेंस है, गवर्नेंस है, आपका परफॉर्मेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग इंडेक्स रहते हैं। लेकिन इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द नेशनल सिस्टम अगर आप पोर्ट्स को रैंक करोगे तो ये फेडरलिज्म को तो प्रमोट करता है, लेकिन फेडरलिज्म के सब टाइप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। अगर कोई इंडेक्स निकले जिसमें मान लो वाइजैक पोर्ट जो है हमारा वो नंबर 1 पाए, तो मोटा वर्ल्ड को भी लगेगा ना कि अगली बार अगर मैं आया तो मेरे को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है एंड ऑल। तो ये हेल्दी कंपटीशन के लिए, और गवर्नमेंट को भी बता रहा है कि उनके जो इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स एंड ऑल, वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए ये नया इंडेक्स आया है ताकि वो वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स को डेवलप कर सके। फिर आता है भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्शियम। ये क्या है हमारा कि सर अलग अलग बॉडीज है, ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सबको एक साथ लाएंगे ताकि ये मिलकर काम कर सके। फाइनेंस वाले अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ऑपरेशन वाले अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रोड बनाने वाला इंफ्रा प्रोजेक्ट उसके आसपास है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो पोर्ट डेवलप कैसे होगा? तो सबके एक्सपर्ट्स को एक साथ लेके आओ, लॉजिस्टिक के जो इशूज है उनको रिजॉल्व करो, है ना, ओवरऑल जो बिल पास वगैरह करना है उसको रिजॉल्व करो एज सुन एज पॉसिबल ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सके। फिर एक हमारा मैत्री प्लेटफॉर्म है, फुल फॉर्म लेकर रखा है, आपको याद करना है। ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल जब भी कोई ट्रेड करते हो या डोमेस्टिक ट्रेड करते हो वाया पोर्ट, तो सब कुछ रजिस्टर रहेगा, है ना, एक जगह पर नहीं, वो एक्सेसिबल टू ऑल रहेगा। तो अगर मान लो एक शिप इंडिया से निकला और डिजिटल एंट्री उसका हो गया और वो यूएई गया, तो एंट्री यूएई को भी एक्सेसिबल रहेगा। पता लगा कि इस शिप में ये प्रोडक्ट निकला था, वो चीज़ वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, उसी शिप में है या नहीं, उस क्वांटिटी में है या नहीं है, ताकि स्मगलिंग एंड ऑल और एक बेटर हमारा जो है सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर पोर्ट के थ्रू ट्रेड हो सके, उसके लिए ये लेकर आए हमारा मैत्री प्लेटफॉर्म। ताकि हर अगर यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट दिया मान लो मिसप्लेस हो जाए तो एटलीस्ट डिजिटली तो अवेलेबल रहेगा, है ना। वो पर्सन कहीं मिस कर गया, है ना, या फट गया, उससे ख़राब हो गया, तो वहाँ जाकर वो रुका हुआ नहीं रहेगा अननेसेसरी, सब कुछ हमारा डिजिटल हो जाएगा और एक्सेसिबल फॉर द ऑल पार्टीज रहेगा। तो ये अच्छी बात ही है हमारा।
फिर बनाएंगे नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ऐसा एक उन्होंने वेबसाइट बना दिया है जो आगे जो है बताएगा कि हाउ वी कैन रिड्यूस द कार्बन एमिशन। इस सेक्टर में भी तो शिप्स चलती है, फ्यूल यूज़ होता है, तो कार्बन एमिशन तो होगा ही होगा, तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए ये नया हमारा एक पोर्टल एस्टेब्लिश किया है। फिर आता है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, ये इंडिया होस्ट करने वाला है, अक्टूबर में करेगा, एग्जाम से प्रायर है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। मुंबई में करेगा, ये याद रखना है, नया इनिशिएटिव है, बाकी सब ओल्ड इनिशिएटिव है जो हमने मल्टीपल टाइम क्लैट एक्सप्रेस में कवर किए हैं, वीकलीज में कवर किए हैं, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो, न्यू नहीं है, वो सब पढ़ा हुआ पार्ट है हमारा, तो इसमें कोई कंसर्न नहीं रहेगा, आई होप सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। रिटर्न ऑफ बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स, ये क्या है कि सर दो पर्सन थे, ये फोटो दिख रहा है आपको, ये बोइंग नाम की एक एजेंसी है, उसके स्पेसक्राफ्ट में गए थे, कहाँ पर, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्टारलाइनर नाम का उनका स्पेसक्राफ्ट था, कंपनी का नाम बोइंग है। गए अभी नहीं थे, 8 मंथ अगो गए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण, एरर इज़ लाइक लीकेज ऑफ हीलियम एंड ऑल, वहाँ पर जो फ्यूल वगैरह है वो हमारा लीकेज हो रहा था, तो दैट्स वाई इनको वही रुकना पड़ गया, है ना। स्पेसक्राफ्ट तो वापस आ गया, और स्पेसक्राफ्ट को लकीली कुछ हुआ नहीं, बट आप रिस्क नहीं ले सकते ना, एक बार पास्ट में इंसिडेंट हो चुका है कल्पना चावला वाला, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो ये जो सिचुएशन है हमारा, और ये ऐसा कुछ हुआ, तो 8 मंथ बाद में स्पेस एक्स ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट सेंड किया था टू गेट देम बैक टू द अर्थ, है ना, वापस ये अर्थ पे रिटर्न हो जाए, है ना, इसके लिए किया था, सक्सेसफुली ये आ भी गया हमारा। तो यहाँ हमको कुछ की पॉइंटर्स कवर करने हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए, और मैंने अभी जो बताया उसमें मेंशन भी कर दिया कि एक्चुअल में क्या है, ये गए किससे थे, स्टारलाइनर से गए थे, कंपनी कौन सी थी, बोइंग थी, है ना, लेके कौन आया, स्पेस एक्स लेकर आया, ड्रैगन क्रू नाम का इनका कैप्सूल था वो लेकर आया, रहे कहाँ पर, आईएसएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो आर्टिफिशियली स्पेस के अंदर आर्टिफिशियली बिल्ड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको 15 नेशन और 5 स्पेस एजेंसी ऑपरेट करती है ना, ये रिसर्च पर्पज़ के लिए हमने बनाया था। वर्ल्ड में ऐसे और भी एक और हमारा स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है तियागोंग स्पेस स्टेशन, जो चाइना ऑपरेट करता है, और हम भी बना रहे हैं भारत अंतरिक्ष स्टेशन, 2025 तक वो ऑपरेशनलाइज होगा, ऐसा प्लान है। तो वो सब पॉइंटर्स इसमें आपको कवर अप करना है ना, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्निकल इशू क्या था, है ना, एक्सटेंडेड रिले से बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्यों लेकर नहीं आए, जब स्पेस क्राफ्ट वापस आ गया तो उनको लेकर क्यों नहीं आया, और उनको लाना कंपलसरी क्यों था एंड ऑल, ये इसीलिए जानना जरूरी है, लर्न नहीं करना है। आईएसएस क्या है ये मैंने आपको बता दिया, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा डीप में जाने की इसमें खास रिक्वायरमेंट हमको है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अगला पॉइंट ये है आदित्य L1 मिशन कैप्चर सोलार फ्लेयर, है ना, सोलार फ्लेयर्स कैप्चर की है आदित्य बल के एक इक्विपमेंट ने, नाम है सूट सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, उसने ये इमेज जो दिख रही है वो कैप्चर की है। हमको क्या याद करना है, एक तो सन का कोरोना, सोलार फ्लेयर वगैरह क्या होता है, ये थोड़ा सा सन का स्ट्रक्चर और सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द हमारा आदित्य L1। तो पहले आदित्य L1 जान लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो आदित्य L1 एक सन प्रॉप था, इंडिया का फर्स्ट सन प्रॉप था। सन और अर्थ के बीच में, सन से अगर बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, लैग्रांजियन पॉइंट 1। लैग्रांजियन एक मैथमेटिशियन थे, है ना, और फिजिसिस्ट भी थे, तो उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स बताए थे फ्रॉम L1 टू L5, जहाँ पर अगर कोई स्पेस प्रॉब रखा जाए, सन प्रॉब रखा जाए, तो सन के स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म को इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें जो बेस्ट पोजीशन है वो इन बिटवीन सन एंड अर्थ है, जिसको L1 कहते हैं, बिकॉज जब अर्थ रोटेट करेगी तो कभी भी बीच में नहीं आएगी, है ना, जब अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है अराउंड द सन, तो कभी बीच में नहीं आएगी, और सन तो ही है हमारा ऑब्वियसली, तो वो कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करता रहेगा विदाउट एनी पर्टिकुलर कंसर्न एंड ऑल, तो इसको L1 पॉइंट कहते हैं। तो आदित्य सन का ही एक सिनोनिम है हमारा हिंदी में, और L1 उस पॉइंट को डिनोट करता है। तो इंडिया का फर्स्ट ये सन प्रॉप था, 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया था हमने, इतना ही पढ़ लो, मोर देन इनफ है। क्यों सेंड किया था कि सन जो ओवरऑल हमारा सन का आउटर रिंग है ना, जिसको सन कोरोना कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम वहाँ सोलार विंड्स चलती है ना, जो
मतलब कोई इतना वहाँ पर रिएक्शन इतना लार्ज कैपेसिटी के अंदर हुआ, लार्ज स्केल के ऊपर हुआ, जब वहाँ ब्लास्ट होंगे तो वो हीट जो है वो यहाँ तक आएगी, अर्थ तक आएगी, जो हमको हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बचा लेती है। तो ऐसा वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज अगर वो अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा फॉर बिल्डिंग द थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑल्सो, नॉट ओनली थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो लार्ज स्केल सोलर फ्लेयर्स आते हैं, जब सोलर एनर्जी इतनी लार्ज स्केल तक आती है कि अर्थ तक पहुंच जाए, तो उस जब आप वो देखते हो सॉरी ऑरोरास, है ना, जो ऑरोरास देखते हो वो इन्हीं की वजह से होती है, सोलर फ्लेयर की वजह से होती है, और फिर उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सैटेलाइट एंड ऑल, वो सब अफेक्ट होते हैं। तो अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया उस चीज़ को, तो हम हमारे सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई लार्ज स्केल के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इसलिए ये सन प्रोब हमने सेंड किया था। नाम है आदित्य L1, ये आपको याद करना है। आदित्य L1 के बारे में मैंने लिख दिया है, ये वन ऑफ द इक्विपमेंट है आदित्य L1 का, नाम है सूट, इसके फुल फॉर्म याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर के कुछ सन मिशंस है ना, कुछ पास्ट के हैं, कुछ फ्यूचर के हैं। तो पास्ट के तो अब ये हो गए यहाँ तक हमारा पार्ट, अभी आगे जाएंगे तो ये आपको कवर करना है, इनके बारे में लिख दिया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड ऑल। मेनली आपको ईयर याद नहीं करना है कब जाएगा, नेम, कंट्री, ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपके लिए रहेगा, तो इसको आपको कवर करना है। आदित्य L1 के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप आराम से सन, कोरोना वगैरह क्या होता है ये रीड कर सकते हो। ये साइंस वाले टॉपिक है, लेकिन आपको साइंटिस्ट बनना नहीं है, बस उतना ही पढ़ना है जो लिखा हुआ है, और इन केस कोई क्वेरी आ जाए, कोई डाउट आ जाए, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप दैट पर्टिकुलर क्वेरी अकॉर्डिंगली, and we will discuss those particular part. So now our next topic is related to the defense segment, जिसमें है एक रिपोर्ट जो सिप्री रिलीज करता है। सिप्री एक इंटरनेशनल बॉडी है, स्टॉकहोम में ये एग्जिस्ट करती है, नाम ही इसका है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में डिटेलिंग एंड ऑल जो है वो इस बॉक्स में लिखी है, सिप्री कब बना, व्हाट इज द पर्पस एंड ऑल, है ना। नेम में इसका प्लेस एग्जिस्ट करता है, ये स्टॉकहोम में एग्जिस्ट करती है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है इन क्लैट, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे यू विल सी कि सिप्री स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये पूछा है। एंड इन द सेम पर्टिकुलर पैराग्राफ ये भी क्वेश्चन है कि सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर ये रिलीज होती है। और वर्ल्ड में जो आर्म्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है उसका क्या सिनेरियो है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है आर्म्स प्रोडक्शन एंड उसका इम्पोर्ट भी, इट मीन्स पीसफुल सिनेरियो नहीं है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स, यानी कि पीसफुल सिनेरियो है, तो एग्जामाइन करना कि वर्ल्ड में इन अ पर्टिकुलर ईयर या इन अ स्पान ऑफ अ पीरियड ओवरऑल आर्म्स का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन एंड ऑल, उसमें क्या सिनेरियो रहा, किसकी क्या पोजिशनिंग है, वो हमारा ये डिटरमाइन करता है। तो इसकी ये रिपोर्ट इस बार रिलीज हुई है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है एज पर द सिप्री रिपोर्ट। और ये प्रीवियस रिपोर्ट के कंपैरिजन में एक अच्छी बात है, बिकॉज लास्ट रिपोर्ट जब आया था इन द स्पान ऑफ दैट 2020 टू 2024, उसमें था 2019 टू 2023, वहाँ हम नंबर 1 पर थे ना, वी वर द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन अब हम सेकंड प्लेस पर आ गए। इसका 2 रीजन है, एक तो ये कि कोई हमसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, सेकंड पार्ट हमने भी अपनी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को थोड़ा रिड्यूस किया, यानी कि फ्यू चीज़ हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी रिड्यूस हो गई, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि इंडिया जो है नंबर 2 पर आ गया। नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे यूक्रेन आ चुका है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूक्रेन नाउ वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बिगेस्ट हमारा आर्म इंपोर्टर है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में वो इंडल्ज है, तो उसको बहुत सारे आर्म्स की रिक्वायरमेंट है। फ्यू उसने बनाए नहीं इतने सारे, मोस्ट ऑफ द जो यूज़ कर रहा है वो उसने इंपोर्ट किए हैं यूएसए से या फिर यूरोपियन नेशन से, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के नेशन से। तो ये नंबर 1 पर इसलिए पहुंच गया हमारा। नंबर 2 पे इंडिया आ गया है, नंबर 3 पे कतार है, फिर सऊदी अरेबिया एंड फिर पाकिस्तान। ये टॉप 5 आर्म इंपोर्टर्स आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, इनकी पोजीशनिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ कितना इंक्रीज आया यूक्रेन के पर्टिकुलर इंपोर्ट्स में, ये कह रहा 100 फोल्ड इंक्रीज आया, मतलब लास्ट ईयर जितना भी था उससे ऑलमोस्ट हमारा 100 टाइम्स जो है मोर इसने और किया है। कितना ओवरऑल ये ग्लोबल इंपोर्ट का पोर्शन कवर करता है, तो 8.88% ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट जो है वो सिर्फ यूक्रेन के पास जाता है। जब हम नंबर 1 पर थे तो 9.3% हम करते थे ओवरऑल वर्ल्ड के ग्लोबल इंपोर्ट्स का, ये 8.8% शेयर जो ओनली यूक्रेन का है। अगर हम ओशिनिया रीजन की बात करें, एशिया प्लस ओशिनिया, यानी कि वो जो ओशिनिया रीजन है तो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है ना, हमारा जैसे न्यूजीलैंड एंड ऑल, इस तरह के जो और हमारे रीजन्स हैं, उसमें सिर्फ 4 कंट्रीज टॉप 10 में है, इंडिया, पाकिस्तान,
जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया ओशिनिया रीजन की जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें 4 एशिया ओशिनिया रीजन की कंट्रीज आती है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओवरऑल डिक्रीज कितना हुआ हमारा, तो ये कह रहा है 9.3% का डिक्रीज देखने को मिला है। इंडिया का जो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द आर्म्स है वो रशिया है, ऑलवेज रशिया ही था, अभी भी रशिया ही है, फॉलोड बाय फ्रांस और यूएसए, है ना, ये याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है, इसी में मेंशन करा होगा कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आर्म्स आते हैं वो रशिया से आते हैं, उसके बाद फ्रांस से और उसके बाद यूएसए से। ये ग्लोबल आर्म ट्रेड का हमारा सिनेरियो हो गया। अब हम बात करते हैं आर्म ट्रेड में एक्सपोर्ट ओनली का। इंपोर्टर्स की तो बात कर ली, लेकिन एक्सपोर्टर्स की बात करें तो टॉप 5 जो आर्म एक्सपोर्टर्स है उसमें नंबर 1 पर यूएसए एग्जिस्ट करता है ना। ये ऑलवेज दुनिया में एक ही नेशन है जो हमेशा चाहता है वॉर होता रहे, तभी तो इसकी फैक्ट्री चलेगी, अदरवाइज वो कैसे हमारा वर्क करेगा। तो यूएसए नंबर 1 पर है, फॉलोड बाय फ्रांस, देन रशिया, फिर चाइना एंड जर्मनी। चाइना भी अब टॉप आर्म एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आ गया। कुछ साल पहले तक टॉप आर्म इंपोर्टर्स की लिस्ट में टॉप 10 में ये हुआ करता था, लेकिन अभी ये टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आ गया और टॉप 10 से ये बाहर हो चुका है। तो यूएसए का कितना शेयर है ओवरऑल एक्सपोर्ट में? 43% ग्लोबल 43% शेयर है ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में। उसके बाद रशिया का है, फिर फ्रांस का है, फ्रांस नंबर 2 पर है, और फिर ये हमारा रशिया, ये याद रखना, ये रहा। सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर जो है वो कौन है? वो फ्रांस है, एंड थर्ड नंबर पर रशिया देखने को मिलता है, बिकॉज वो ड्रॉप काफ़ी देखने को मिले। ड्रॉप क्यों देखने को मिला? बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को भी तो आर्म्स की वेपन्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सपोर्ट करने के बजाय वो खुद कंज्यूम कर रहा है, दिस इज वाई वहाँ ड्रॉप आया, प्रोडक्शन में ड्रॉप नहीं आया है। ठीक है, इंडिया का जो हमारा लार्जेस्ट शेयर है वो फ्रांस जो मेजरली आर्म्स एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा वो इंडिया को करता है, 28% हमारा। फिर रशिया के रिगार्डिंग लिखा है, रशिया डिलीवर्ड मेजर आर्म्स टू 33 कंट्रीज, जो 2/3 ऑफ द सेगमेंट को कवर करता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूरोपियन जो इंपोर्ट्स है वो इंक्रीज हो गए 155%, 155% तक ये इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये हमको अच्छे से कवर अप करना है, कोई पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना के रेस्पेक्ट पे बोले तो 59% जो है वो ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट हमको देखने को मिलता है, इसका भी ये शेयर है इन द ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट। ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ है तो सही, है ना। टॉप 10 की लिस्ट, टॉप 10 आर्म इंपोर्टर्स की लिस्ट से ये थोड़ा बाहर आ गया, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अपने साथ सबसे ज़्यादा ये आर्म्स किसको डिलीवर करता है? तो ये डिलीवर करता है सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है वो पाकिस्तान को, है ना। स्टार्टिंग से पाकिस्तान को कर रहा था, अभी भी पाकिस्तान को ही कर रहा है, तो वो हमको अच्छे से कवर अप करना है। इसके बाद जो फैक्ट है वो सब स्टैटिक फैक्ट है रिलेटेड टू इंडिया, मतलब जो हमने पास्ट में भी कवर किए हैं। डिफेंस में बजट कितना रहा इन द लास्ट बजट, और जो स्कीम्स एंड ऑल रन कर रही है गवर्नमेंट की टू प्रमोट ओवरऑल प्रोडक्शन विद इन इंडिया और रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट्स, ये सब वो फैक्ट्स है जो स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको इसमें कवर करना है, जिसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट आएगा, पर फिर भी कोई डाउट आए तो यू कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, तो वहाँ से वो चीज़ हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट हमारे पास आता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स की। एक्चुअली क्या, रायसीना डायलॉग की एक मीटिंग हुई थी जहाँ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाता है। वहाँ एक मीट हुआ जो सोली डेडिकेटेड था हमारा जियो स्ट्रेटजीज़ को, यानी कि जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशन है उनके जो इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी रिलेटेड जो पर्टिकुलर पार्ट है उनको डिस्कस किया। किसने होस्ट किया था? इंडिया के जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, अजीत डोवाल, उन्होंने ये किया था। ऑर्गेनाइज किसने की थी ये मीट या कॉन्फ्रेंस? ये रॉ ने की थी। किसके साथ मिलके की थी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के साथ मिलके किया था। ये आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो इसमें मीटिंग में आपने क्या डिस्कस किया? जियो पॉलिटिकल इशूज़ को डिस्कस किया, एंड उन इशूज़ को रिजॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, है ना, बाय कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के उन्होंने ये हमारा इस कॉन्फ्रेंस में किया। इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जहां वो अपने इस इंटायर रीजन में जो भी इश्यूज़ है, क्रिटिकल इश्यूज़ लाइक टेररिज्म एंड ऑल, उन सबको डिस्कस करते हैं। ऐसा ही वर्ल्ड में 2 और कॉन्फ्रेंस होती है इसी से इंस्पायर है, तो आपको ये नेम याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनके रिलेटेड 2-3 पर्टिकुलर पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि ये डायलॉग्स कब स्टार्ट हुए और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज थिंग। इसके ज़्यादा बैकग्राउंड में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसने ऑर्गेनाइज किया ये हमने पहले ही कवर कर लिया। कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया?
अराउंड 20 कंट्रीज, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, फाइव आइज जो है वो इसमें इंक्लूडेड थी। अब फाइव आइज अलायंस क्या है, ये बहुत बार आया है न्यूज़ में हमारा, हमने स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक में भी फाइव अलायंस देखा था, न्यूजीलैंड के टॉपिक में था, कनाडा के टॉपिक में था। तो फाइव आइज अलायंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए, ठीक है। एजेंडा क्या था, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी, मेजरली ये पर्टिकुलर 5 थिंग्स यहाँ पर उन्होंने डिस्कस करी है। काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को कैसे काउंटर करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे करेंगे, इफ़ एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई टेररिज्म हब एग्जिस्ट करता है या कोई उस रीजन को यूज़ कर रहा है टू प्रमोट टेरर एक्टिविटी इन इंडिया, तो कैसे वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करोगे, उसके लिए ये मीटिंग में डिस्कशन किया। फिर इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल कैसे बना कर रखी इस इंटायर रीजन में, जो चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है जिसमें वो किसी रेस्पेक्टिव कंट्री की सोलिटी को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता, वो चीज़ कैसे हम इंश्योर करें कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और नहीं हो, शेयर इंटरेस्ट को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। फिर ग्लोबल चैलेंजेस जो वर्क कर रहे हैं, है ना, हमारा जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड ऑल जो वर्क करता है, इलीगल इमिग्रेशन वगैरह, उसको कैसे काउंटर करेंगे। ट्रांसनेशनल जो क्राइम है, मतलब एक प्लेस पे बैठ के आपने क्राइम किया लेकिन अफेक्ट दूसरा पर्टिकुलर नेशन होता है, लाइक साइबर क्राइम एंड ऑल, उनको डिस्कस किया। और ग्लोबल सिक्योरिटी को कैसे हम प्रमोट करेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। आपको ये थीम ब्रॉडली याद होनी चाहिए, लाइन वाइज लाइन इनकी डिटेलिंग याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये मीटिंग हुआ कहाँ था, ये मीटिंग रायसीना डायलॉग का पार्ट था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक मीट जो हुआ था मेनली वो ये था, रायसीना डायलॉग हमारा। ये रायसीना डायलॉग जो है गवर्नमेंट का जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिक्स जो इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कशन के लिए रहता है। ये एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होता है। ये इसका 10th एडिशन था, प्रेजेंट वाला जो एडिशन था वो 10th एडिशन था, और एवरी ईयर ये न्यू दिल्ली के अंदर ही होता है। लास्ट ईयर इसके अंदर जो होस्ट थे वो ग्रीस की जो पीएम थी वो थी, और इस बार जो है हमारा, इस बार भी होस्ट है। तो इस बार जो पहले ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है वो हम कवर कर लेते हैं, फिर हम चीफ गेस्ट की बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको कवर करती है अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये याद रखना है आपको। स्टार्ट कब से किया था, 2016 से। ये इसका 10th एडिशन है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या है, क्या हुआ जब ये प्रिंट हो रहा था तो देयर इज अ टाइपिंग एरर। इसके बाद का जो पॉइंट आपको विजिबल हो रहा है ना, वो सिपरी रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स आ गए जो इसका पार्ट नहीं है, तो आपको ये कवर नहीं करना है। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपको इसमें कट कर देना है कि सर ये तो जैसे रायसीना डायलॉग के साथ में कुछ और आ गया, तो वो सब आपको कवर करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अब इस बार की थीम क्या थी, तो काल चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, ये इस बार की थीम थी। ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की थी जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली। ये पॉइंट्स आपको इसमें कवर करने हैं। फाइव आई अलायंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें अलग से एक पार्ट दे भी रखा है रिगार्डिंग द फाइव आई अलायंस, तो आप कवर कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिलेट करता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 से। ये कौन रिलीज़ करता है, एक स्विस कंपनी है, नाम है IQ एयर, वो रिलीज़ करता है। और इसने ये कहा है कि इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। थोड़ा अच्छा इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर हम नंबर 3rd पर थे, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट किया ही किया हमने। तो ये आपको पहले तो इंडिया की रैंक कवर करनी है। नाउ इसमें आपको कौन कौन से फैक्ट्स कवर करने हैं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इंडिया की रैंक आपको कवर करनी है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो PM 2.5 का जो लेवल है, PM में PM स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ सकता है। PM में P स्टैंड्स फॉर व्हाट और M स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस पास्ट भी पूछे, ये भी पूछा जा सकता है। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना, वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल जो विजिबल हमको नहीं है नेकेड आई से, लेकिन हाँ माइक्रोस्कोपिक अगर हम इक्विपमेंट यूज ले तो हमको विजिबल रहता है। तो ये बहुत माइन्यूट है, अभी भी फ्लोट कर रहे होंगे बट हमको विजिबल नहीं है, राइट। तो ये इसकी एक लिमिट है, परमिसेबल लिमिट है जो हम होनी चाहिए। इस बार कितनी है, 50.6 माइक्रोग्राम। ये जो लिखा हुआ ना, ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारा मेंशन है। ये रिकमेंडेड लिमिट से ऑलमोस्ट 10 टाइम हायर है ना। WHO का रिकमेंडेड जो लिमिट है उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हायर है। लास्ट ईयर क्या था, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अभी क्या है ये कवर करना पड़ेगा। फिर है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। तो इंडिया में नंबर 1 पर आसाम मेघालय बॉर्डर पर एक बैरन हार्ट नाम का एक प्लेस एग्जिस्ट करता है, वो मोस्ट पॉल्यूटेड है। नाम याद रखना, आपको PM याद करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके बाद कौन है, तो हमारा मुलानपुरम है पंजाब के अंदर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवाड़ी एंड नोएडा, ये रहता है। तो ये टॉप 10 जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है उसमें 6 तो कंटिन्यूसली इंडिया के ही नाम है, एंड टॉप 20 के अंदर 13 इंडियन सिटीज़ के नाम है। ये फैक्ट्स आपको इसमें कवर करने हैं। दिल्ली के केस से बात करें तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड
कैपिटल सिटी दिल्ली बन गई। अब लास्ट ईयर की रिपोर्ट में और इस बार में थोड़ा डिफरेंस है। जब सिटीज़ की बात लास्ट ईयर हुई थी दिल्ली वाज ऑन द टॉप, इस बार एक नई कैटेगरी बना दी कैपिटल सिटी के अकॉर्डिंग, तो फिर दिल्ली वो सिटी में नहीं होकर के कैपिटल सिटीज़ के अंदर टॉप पर आ गया। ये आपको याद रखना है। इसका कितना हमारा ओवरऑल पीएम है, पार्टिकुलर मैटर का कंसंट्रेशन है, वो है 91.6 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये आपको कवर करना है। इसके अलावा वर्ल्ड की क्या सिनेरियो है, तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के अंदर अफ्रीका की कंट्रीज आती है। स्टार्टिंग करते हैं चैड से, फिर आता है बांग्लादेश, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड कॉन्गो, है ना। ये टॉप 4 कंट्रीज है जो वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड है। और क्लीनेस्ट जो सिटीज़ है उसमें 12 रीजन्स आते हैं, नाम नहीं कवर करना है आपको, बस हाँ 12 रीजन्स आते हैं। और बाकी जो है वो इंडिया के स्टेप्स है कि भाई हम 3rd प्लेस से 5th प्लेस पर आए तो कुछ तो एफर्ट किया होगा। तो ये वो स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको कवर अप करना है, जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अनाउंस किए हैं ना, वो हमको अच्छे से कवर करना है। कोई पार्ट हमारा इसमें मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आई थिंक साइंस एंड टेक से रिलेटेड होना चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा, ये रिलेटेड है हमारा इन्वायरमेंट से, उसके बाद शायद साइंस एंड टेक वाला पार्ट आएगा। तो इन्वायरमेंट में इंडिया के अंदर 58 जो टाइगर रिजर्व है वो अनाउंस हो गया। नाम है माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश शिवपुरी में एग्जिस्ट करता है। ये स्टैटिक फैक्ट है, ये हमको कवर करना है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसके थ्रू टाइगर रिजर्व हम ऑब्वियसली मार्क करते हैं या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए उन एरिया को कंजर्व करते हैं, तो वो ये आपको प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह कवर करना है। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ कितने हैं, ये तो हमको एडिंग से पता चल गया। 58 टाइगर रिजर्व है जो इंडिया की ओवरऑल लैंड का 2.3% तक कवर अप करते हैं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कब बना, 1973 में, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर उस समय आया था। झारखंड के अंदर जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है 9, उसके बाद महाराष्ट्र में, और फिर है कर्नाटका के अंदर। नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नेम तो करंट वाले का याद कर लेना ओनली, 58th वो बना है, बाकी के नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट कौन सा है, तो 2 स्टेट्स में मिलकर बनता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में स्प्रेड है ये। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, उसके बाद कौन आता है, मानस आता है आसाम का, और फिर गुरु घासीदास आता है, ये लास्ट ईयर बना था, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। ये क्वेश्चन एग्जाम में एलिट में पूछा था, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला कौन से स्टेट में, आप पेपर ओपन करके देखना। अब लार्जेस्ट के बाद स्मॉलेस्ट आता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर एग्जिस्ट करता है, बोरघाट नाम का, है ना। बोर नाम का एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है, वो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये फैक्ट्स आपको कवर कर रहे हैं। अब कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व अगर बनता है तो कौन उसको नोटिफाई करता है, तो गवर्न करने का काम इस बॉडी का है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई चेंजेस करना हो, कोई डी नोटिफाई करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन रिलीज करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और ये वो स्टैटिक फैक्ट्स हैं जिसमें हमने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स यूज़ किए। जैसे ये बोर्ड एग्जिस्ट करता है जिसका काम ही है कि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, या ये प्रोजेक्ट टाइगर है जो 73 में आया, जो कि ओनली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए आया था। ये टाइगर सेंसस इंडिया में एवरी 4 ईयर में होता है ना। वो 4 ईयर में लास्ट टाइम हुआ था 2022 में। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने टाइगर्स हैं, जो लास्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 3682 टाइगर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है ऑल, वो सब मैंने लिख दिया है ना। एम स्ट्राइप टाइगर्स की मॉनिटरिंग है यूजिंग द कैमराज एंड ऑल, तो वही एम स्ट्राइप नाम का प्रोग्राम है। और 2010 में एक मीटिंग हुआ था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। वो रशिया के अंदर हुआ था, ये प्लेस रशिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। वहाँ टारगेट ये था कि टाइगर की पॉपुलेशन को हमको डबल करना है, देन जो पॉपुलेशन रहेगी उसको डबल करना है। इंडिया ऑलरेडी अपने उस टारगेट को अचीव कर चुका है, ठीक है ना। उसका प्रोग्राम का नाम ही था TX2, है ना, जो प्रोग्राम रखा था टाइगर × 2, ठीक है ना। ये आपको कवर करना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये तो टाइगर रिजर्व के बारे में फैक्ट्स हो गए, मैंने आपको बता दिए, यहाँ लिखे हुए भी है वो। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास में फ्रॉम द मार्च क्लैट एक्सप्रेस मिस्टी स्कीम, आई थिंक सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पार्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है। गुजरात मैंग्रोव फॉरेस्टेशन के अंदर टॉप पर है एज पर दिस पर्टिकुलर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन डेटा, नाम है मिस्टी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं मैंग्रोव्स क्या होते हैं। कभी ना कभी देखा होगा, नहीं तो बुक्स में तो ये इमेज देखी होगी। जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, हमारा रिवर जो माउथ होते हैं या जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ इस तरह का एक इकोसिस्टम बनता है। ये पर्टिकुलर जो इकोसिस्टम है, ये जो ट्रीज़ हैं, ये बार्किस वाटर के अंदर ही, यानी कि जो फ्रेश वाटर नहीं होता हमारा और सॉल्टी वाटर रहता है,
उसमें भी आराम से फ्लोरिश कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब ये कोस्टल एरिया में या रिवर माउथ पे जब ये ग्रो करते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर एरिया में इरोजन जो है वो लिमिट हो जाता है या स्लो हो जाता है, क्योंकि जब वाटर फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली अपने साथ में सैंड को भी लेकर जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का इकोसिस्टम वहाँ एग्जिस्ट करता है तो वो कोस्ट लाइन मेंटेन रहेगी और वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, वाटर के फ्लो की वजह से इरोजन्स नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये अपने आप में एक इकोसिस्टम को गवर्न करते हैं, बिकॉज बहुत सारी जो मरीन वाइल्ड लाइफ है वो इस पर हमारा डिपेंडेंट है। तो दिस इज़ वाई इनका होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे थे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट मल्टीपल स्कीम लाई। उसमें से एक स्कीम थी मिस्टी ना, फुल फॉर्म याद रखना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, कि भाई आपको प्रोटेक्ट भी करना, कंजर्व भी करना, और उस एरिया पर, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पर जो डिपेंडेंट ट्राइब्स है, जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उनका भी कुछ इनकम सोर्सेज होते रहे। बिकॉज ये नॉट ओनली वुड का सोर्स है, यहाँ पर जो और पर्टिकुलर रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं मरीन लाइफ से रिलेटेड या और अदर इकोसिस्टम जो इसके अराउंड डेवलप हुए, वो इनकम का सोर्स है फॉर द मल्टीपल कम्युनिटी। तो इनकम भी रहे लेकिन प्रोटेक्टेड भी रहे, ये इंश्योर करने के लिए मिस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, उन लोकल कम्युनिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है अगर आप उनको ग्रो करते हो या फिर कंजर्व करते हो। तो इसमें गुजरात ने टॉप किया। इसको किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको हमारा लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। इंडिया ने ये लॉन्च क्यों किया, बिकॉज एक इंटरनेशनल अलायंस एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। 27th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हुई थी इजिप्ट के अंदर, उसमें ये अलायंस साइन हुआ था इंटरनेशनली। तो उसमें प्रोमिस किए थे, उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर स्कीम को अनाउंस किया था। ठीक है, नाउ इंडिया में मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ है, होता क्या है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन मैंग्रोव्स का अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया ओवरऑल साउथ एशिया का 3% ऑफ मैंग्रोव्स जो है वो कवर करता है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन है वो अब ये समझ लो कि इंडिया का ही पार्ट है हमारा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है हमारा उसको कवर करते हैं। तो इंटायर एक रीजन बनता है जिसको कहते हैं सुंदरबंस। तो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन है इन द वर्ल्ड, जिसमें 40% इंडिया में है, बाकी वाला जो है वो बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सुंदरबंस जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की रिकॉग्नाइज्ड, एंड इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी हमने रामसर कन्वेंशन के अंदर काउंट किया है। ये पॉइंटर्स आपको कवर करना है। ये वर्ल्ड के फर्स्ट हमारा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर जिसको कैसे साइंटिफिकली मैनेज करें, इस ये भी हमारा हमने एफर्ट्स किए हैं कि इस पूरे इंटायर रीजन को साइंटिफिकली मैनेज करना, क्योंकि ये एरिया में बहुत लार्जर हमको देखने को मिलता है। इंडिया में अगर स्टेट वाइज बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार से, फिर आंध्रा है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र है। ये आपको कवर करना है। और ये अगर इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं करें, वर्ल्ड स्पेसिफिक बात करें तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग एशिया, अफ्रीका, फॉलोड बाय नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। कंट्री के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मैक्सिको। ये आपको कवर करना है, इतने ही फैक्ट्स कवर करना है। आप आराम से इसको पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है हमारा गवर्नमेंट की स्कीम्स ग्लोबली एंड नेशनली, है ना। तो ये वो स्कीम्स है, सारे स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको कवर करने। तो ये मैंग्रोव से रिलेटेड जो पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आई थिंक सो आपकी मार्च मंथ की क्लैट एक्सप्रेस जो है कि जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ जो बचता है वो मिसलेनियस एंड वन लाइनर बचता है, वो आप आराम से कवर कर लेना, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो छोटा सा टॉपिक है हमारा ऑस्कर अवार्ड, इसमें तो फैक्ट्स लर्न करने हैं आपको, फैक्ट्स के अलावा इसके अंदर कुछ और है नहीं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये टॉपिक जो है हमारा मार्च की जो क्लैट एक्सप्रेस का वन शॉट था वो हो जाता है फिनिश। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई कि जैसे मार्च का डिले हो गया, नॉर्मली वी आर ट्राइंग कि भी टाइम से आ जाए, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई वो नहीं हो पाया। जो अप्रैल का आएगा क्लैट हमारा वन शॉट वो आपको मिल जाएगा ऑन टाइम। जैसे ही क्लैट एक्सप्रेस प्रिंट होकर आपके हाथ में आएगी यू विल गेट द वन शॉट ऑल्सो। मतलब मान के चलो कि अगर बाई 10th of May आती है तो उसी के सेम डे और 1 day आफ्टर आपको वो चीज़ मिल जाएगा। हाँ, और कोई सजेशंस हो, आप चाहते हो कि कुछ और तरह के सेशंस भी किए जाए जिसमें चीज़ों को ईजी बना लें और तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। वी विल डिस्कस थिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।